चैरिटेबल ट्रस्ट चैप्टर जो है वो पढ़ना स्टार्ट किया था। अब फ्रेंड्स, पहले तो आपको जो भी पैसा मिलता है चैरिटेबल ट्रस्ट के अंदर उसको ऐड कर दो, उसको हम बोलेंगे इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर ट्रस्ट। तो उसको हम बोलेंगे इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर ट्रस्ट। अब इसमें से आपको क्या करना है, तो जितना भी आपका कॉर्पस डोनेशन है उसको अलग कर दो, बैलेंस अमाउंट को अलग कर दो। कॉर्पस एग्जम्प्ट हो जाएगा, बैलेंस अमाउंट में से 15% एग्जम्प्ट हो जाएगा, और जो 85% है, ये 85% अगर यूज हुआ है फॉर चैरिटेबल पर्पस, यूज फॉर चैरिटेबल पर्पस, तो ये भी एग्जम्प्ट हो जाएगा। एंड जो भी बैलेंस बच गया अदर्स, वो टैक्सेबल हो जाएगा। ये अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा। अब यूज हुआ है फॉर चैरिटेबल पर्पस, ये हम कब बोलेंगे, तो नंबर 1 आप रेवेन्यू एक्सपेंस करो, इट इज यूज्ड फॉर चैरिटेबल पर्पस। कैपिटल एक्सपेंस करो, अगेन इट इज यूज्ड फॉर चैरिटेबल पर्पस। फिर इस पे डेप्री मत लेना कैपिटल एक्सपेंस के ऊपर। फिर नेक्स्ट, अगर आप किसी को भी डोनेशन दे रहे हो तो दैट इज ऑल्सो यूज फॉर चैरिटेबल पर्पस, बट ओनली 85%, और वो भी नॉन कॉर्पस डोनेशन। कॉर्पस डोनेशन को आप कंसिडर मत करना। फिर अगर आपने लोन लिया और लोन में से खर्चे किए, तो वो खर्चे पहले माइनस मत करना। जब भी आप फ्यूचर में जाके रीपेमेंट करोगे ऑफ लोन, रीपेमेंट ऑफ लोन, तो आपको रीपेमेंट के वक्त वो माइनस करने मिल जाएगा। फिर उसके बाद लोन का रीपेमेंट हुआ तो माइनस हो जाएगा। फिर कॉर्पस में से अगर कोई पैसा यूज किया, कॉर्पस, तो पहले अकाउंट से उसको आप कंसिडर मत करना, बट जब आप कॉर्पस में वापस भर दोगे पैसा तब आप माइनस कर देना। फिर ये सारे एक्सपेंसेस माइनस करते वक्त 40A1A एंड 40A3 अप्लाई करना। एक और सेक्शन था 40A3A, बट ये अभी मैं लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि ये सेक्शन का कोई मतलब नहीं है। आपको हम एप्लीकेशन तभी मानेंगे व्हेन अमाउंट इज पेड। अमाउंट क्या होना चाहिए, पे होना चाहिए, तो ही वो एप्लीकेशन माना जाता है, बराबर। फिर उसके बाद अगर लास्ट ईयर का आप लोगों का कोई शॉर्टफॉल था, मतलब एप्लीकेशन वॉज मोर देन इनकम, तो जो भी एक्सेस या फिर जो लॉस था लास्ट ईयर का, वो आप करंट ईयर में सेट ऑफ नहीं कर सकते हो। लास्ट ईयर का से जो लॉस था वो करंट ईयर में आप सेट ऑफ नहीं कर सकते हो। अच्छा, उसके बाद हम लोगों ने पॉइंट जो डिस्कस किया था वो ये था कि अगर समझो आप अमाउंट रिसीव नहीं किया है, आपने इनकम कोई रिसीव नहीं हुई है, तो आप अभी उसको एप्लीकेशन मान लो, जो अमाउंट इज नॉट रिसीव्ड। जो अमाउंट नहीं मिला है ना, उसको एप्लीकेशन मान लो, बट फिर याद रखना जो अमाउंट नहीं मिला है, नॉट रिसीव्ड, उसको आप एप्लीकेशन मानोगे तो फिर वो केस में क्या करना है, याद है ना, कि आप लोगों को जिस ईयर में मिला वो ईयर में टैक्स करना, वो ईयर में यूज करना है फॉर चैरिटेबल पर्पस, या फिर उसके नेक्स्ट ईयर में यूज करना है। अगर आपने यूज नहीं किया बाय नेक्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर तक, तो वो सेकेंड ईयर की इनकम मान ली जाएगी। एंड अगर कोई अदर रीजंस के वजह से आप यूज नहीं कर पा रहे हो, तो उतना अमाउंट आप लेस कर दो, अदर रीजन वाला भी। बट अदर रीजन वाले केस में याद रखना, आप लोगों को अमाउंट यूज करना पड़ेगा बाय नेक्स्ट ईयर ओनली, और नेक्स्ट ईयर में नहीं किया तो फिर वो नेक्स्ट ईयर की इनकम हो जाएगी। एंड लास्ट, अगर आप पैसा अक्यूमुलेट करना चाहते हो, अक्यूमुलेट, तो वो भी माइनस कर दो, अक्यूमुलेशन वाला पार्ट भी। आप अगर अक्यूमुलेट करना चाहते हो तो वो माइनस कर दो, बट उसके लिए फिर आप लोगों को फॉर्म नंबर 10 भरना पड़ेगा। ये दोनों के लिए फॉर्म नंबर 9A भरना पड़ेगा। मैक्सिमम आप कितने ईयर्स तक अक्यूमुलेट कर सकते हो, 5 ईयर्स तक। 5 ईयर्स तक आप अक्यूमुलेशन कर सकते हो।
एंड आपने जब फॉर्म नंबर 10 भरा तो उसमें आप लोगों को डिटेल देनी पड़ेगी क्या क्या रीजंस की वजह से आप अक्यूमुलेट कर रहे हो, लेकिन यस आपको एक और एक ही एक जो भी है हर एक पॉइंट स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है. इट शुड नॉट बी नेसेसरी टू पर्टिकुलराइज ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट्स फॉर विच द अक्यूमुलेशन इज सॉल्व. सो हर एक चीज लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप इन जनरल बता दोगे कि हम ये पैसा यूज करना चाहते हैं ये पर्पस के लिए, बस हो गया. अच्छा, उसके बाद आपको फॉर्म नंबर 10 और रिटर्न ऑफ इनकम दोनों फाइल करना पड़ेगा अप टू ड्यू डेट. अगर आप लोगों ने ड्यू डेट तक ये नहीं किया तो फिर कहने से आपका जो अक्यूमुलेशन वाला कॉन्सेप्ट है वो गया, फिर आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा. चलो, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि आपका एग्जम्पशन विड्रॉ हो जाएगा. ये कौन सा पार्ट है? अक्यूमुलेशन वाला पार्ट है. कब? where the accumulated income of the trust is applied for purpose other than charitable or religious purpose. So other than charitable or religious purpose के लिए अप्लाई किया तो it will be taxable in the year in which it is so applied. फिर ceases to remain invested or deposited in any of the modes mentioned under section 11(5). तो फिर in which it ceases to remain invested or deposited. It is not utilized for the purpose for which it is so accumulated or set apart during the period specified. मतलब क्या, जितने टाइम के लिए आपने स्पेसिफाई किया था उतने टाइम में यूज नहीं किया तो जिस साल में वो पीरियड एक्सपायर हो रहा है वो ईयर में टैक्स हो जाएगा. एंड लास्ट, अगर ये पैसे में से आपने डोनेशन दे दिया तो भी वो जिस ईयर में डोनेशन दिया वो ईयर में टैक्सेबल हो जाएगा. ये 4 केसेस में जो भी पैसा आप लोगों ने अक्यूमुलेट किया है ये वाला वो टैक्सेबल हो जाएगा, मतलब आपका एग्जम्पशन इज विड्रॉन. फिर ये सब 11(5) के मोड्स हैं जो स्पेसिफाइड थे. अच्छा, ट्रांसफर ऑफ असेट, कल हम लोगों ने ये डिस्कशन किया था जहाँ पे अगर आप कोई डायरेक्टली न्यू असेट ही खरीदते हो ना तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. बट यस, अगर आप लोगों ने कोई ओल्ड असेट खरीद के ओल्ड असेट बेच के न्यू असेट खरीदा तो पहले तो ओल्ड असेट कितने का था और न्यू असेट कितने का है वो देखो. कॉस्ट ऑफ न्यू असेट माइनस कॉस्ट ऑफ ओल्ड असेट करो, दैट इज ओनली कंसिडर्ड एज एप्लीकेशन. उतना ही अमाउंट को हम एप्लीकेशन कंसिडर करेंगे. अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस के अंदर अगर आपका बिजनेस इंसिडेंटल है टू द अटेनमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द ट्रस्ट एंड सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर मेंटेन तो फिर आप लोगों को बिजनेस इनकम जो है वो उस पर भी एग्जम्पशन मिलेगा. ऑब्वियसली यूज करना पड़ेगा फॉर चैरिटेबल पर्पस. अच्छा, जब आप चैरिटेबल ट्रस्ट हो तो आप एक चीज समझो, फिर आप लोगों को सेक्शन नंबर 10 की जरूरत नहीं है. तो इसीलिए एक प्रोविजन बनाया गया कि आप सेक्शन नंबर 10 के बेनिफिट्स मत लेना क्योंकि आपकी इनकम तो वैसे ही एग्जम्प्ट है अगर आप यूज करोगे फॉर चैरिटेबल पर्पस. तो 11(7) करके सेक्शन बनाया और बोला 10 का बेनिफिट मत लेना. हाँ, 2 सेक्शंस याद रखो. कौन से 2 सेक्शंस? 10(1) एंड 10(23)(c). 10(1) एंड 10(23)(c). चलो, अगर आप लोगों को ये एग्जम्पशन लेना है 11 और 12 का तो फिर आपको नंबर 1 ट्रस्ट को रजिस्टर करवाना पड़ेगा अंडर 12AB. अगर आपकी टोटल इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा है, मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट, गेट दोज बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिटेड एंड रिटर्न भी फाइल करना पड़ेगा. अब ये 12AB का जो रजिस्ट्रेशन है उसमें ओल्ड से न्यू अगर आप शिफ्ट हो रहे हो, ओल्ड ट्रस्ट से न्यू ट्रस्ट, तो आपको एप्लीकेशन करना था विद इन 3 मंथ्स फ्रॉम 1 अप्रैल 21 क्योंकि ये 21 से न्यू प्रोविजंस आए थे. बट वो डेट को एक्सटेंड करते 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 30 जून कर दिया अभी 24 तक. फिर न्यू ट्रस्टी है तो आपको एप्लीकेशन करना है एटलीस्ट 1 मंथ प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ द प्रीवियस ईयर रेलेवेंट टू द असेसमेंट ईयर फॉर विच द रजिस्ट्रेशन इज टू बी ऑब्टेन. अच्छा, ये सब टाइम लिमिट है रजिस्ट्रेशन करवाने की. ये सब टाइम लिमिट है उनके साइड से ऑर्डर पास करने की. ऑर्डर कौन पास करेगा? तो याद रखना पीसीआईटी या फिर सीआईटी ऑर्डर पास करेंगे. तो वो लोग आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देंगे. फिर एक बार न्यू ट्रस्ट बनी तो न्यू ट्रस्ट के केस में पहले प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन होता है. प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन के बाद फाइनल रजिस्ट्रेशन होता है और फिर फाइनल रजिस्ट्रेशन के बाद हर 5-5 साल में री रजिस्ट्रेशन होता है.
ऑब्जेक्ट्स चेंज हुए तो वापस से आपको अप्लाई करना पड़ेगा। एंड अगर आपका 11(7) के हिसाब से सेक्शन 11 और 12 का इनऑपरेटिव हो गया था ये सेक्शंस, क्योंकि आप 1023C में अप्रूव्ड हो गए थे, तो फिर कहने से आपको वापस से यहाँ पे एप्लीकेशन करना पड़ेगा। अच्छा, ये एक नोट हम लोगों ने पढ़ी थी कल, क्या थी ये नोट याद करो। तो ये नोट में ऐसा था कि अगर आपने बिजनेस एक्टिविटी स्टार्ट कर दी है, देन गो फॉर डायरेक्टली फाइनल रजिस्ट्रेशन, नो नीड फॉर प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन। अच्छा, जब आप फर्स्ट केस में कवर्ड हो, ओल्ड से न्यू या फिर प्रोविजनली रजिस्टर करवा रहे हो, तब वो लोगों को कोई इंटरेस्ट नहीं है इंक्वायरीज करने में। बट यस, अगर आप लोग फाइनल रजिस्ट्रेशन, री रजिस्ट्रेशन करवा रहे हो या फिर ऑब्जेक्ट्स चेंज हुए हैं या फिर ये इनऑपरेटिव हो गया था 11 और 12 बिकॉज ऑफ 1023C और अब उसको ऑपरेटिव कर रहे हो, तो ये लोग आपसे डॉक्यूमेंट्स मंगवाएंगे, PCIT CIT डॉक्यूमेंट्स मंगवाए जाएंगे। एंड यस, अगर वो satisfied है about the genuineness of the activities of the trust and compliance of such requirement of any other law for time being in force, तो वो लोग क्या पास कर देंगे, ऑर्डर पास कर देंगे। या तो वो लोग एक्सेप्ट कर देंगे या तो वो लोग रिफ्यूज कर देंगे। बराबर। अब ये जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, ये आप कितना ये हटा दो, ये ऊपर वाले पार्ट का ही यहाँ से कंटिन्यूएशन हो रहा है, ऊपर वाले ही पार्ट का कंटिन्यूएशन हो रहा है। चलो अब क्या लिखा है देखो, वेयर रजिस्ट्रेशन और प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन ग्रांटेड अंडर सेक्शन 12AB and subsequently the PCIT or CIT noticed the occurrence of specified violation during the any previous year, or PCIT CIT has received a reference from AO under second proviso of 143(3) of any previous year, or the case has been selected as per the risk management strategy of CBDT for any previous year, then अब देखो ये तीनों में से कोई भी एक चीज कल उठ के अगर पता चला क्या कि ट्रस्ट ने स्पेसिफाइड वायोलेशन किया हुआ है, अब ये PCIT CIT को पता चला या फिर AO जो है AO उसने बताया PCIT CIT को कि ट्रस्ट ने स्पेसिफाइड वायोलेशन किया है, या फिर CBDT की जो भी रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज थी उसके बेसिस पे पता चला कि ट्रस्ट जो है उसने वायोलेशन किया हुआ है। अब रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज क्या होती है, तो जैसे वो लोग भी है ना क्राइटेरिया रखते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, तो आप लोग जब ऑडिट करते हो, ऑडिट कहीं से आप लोग एक कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हो, मटीरियलिटी। मटीरियलिटी मतलब क्या कि अभी आप डिपेंडिंग ऑन क्लाइंट यू फिक्स वन अमाउंट। अगर आपको कहीं पे भी एक छोटा सा वेरिएशन दिख रहा है कि चलो आपने एक क्लाइंट है उसके केस में 1 लाख रुपए का मटीरियलिटी आया है, मतलब क्या कि अगर कहीं पे डिफरेंसेस 1 लाख तक होंगे ना तो यू विल इग्नोर। ये छोटे मोटे डिफरेंसेस हो सकते हैं, अगर डिफरेंस 1 लाख से ज्यादा होगा तो वो मटीरियल है, फिर आप यूकेन से उसके डिटेल्स में जाओगे। तो वैसे ही है ना, तुम समझो कि आज CBDT जो है वो भी सब लोगों के बुक्स ऑफ अकाउंट्स चेक नहीं कर सकते, पॉसिबल ही नहीं है कि वो लोग सबका असेसमेंट कर सके। तो वो लोग भी क्या करते हैं, वो लोग भी यूकेन से कुछ कॉन्सेप्ट रखते हैं मटीरियलिटी जैसा, कि जैसे अगर समझो कोई ट्रस्ट है उसको इतना डोनेशन मिला होगा तो चलो हम उसके केस में हम चेक कर सकते हैं, असेसमेंट कर सकते हैं, जिसको हम ऐसा बोलने जाए तो इट इज लाइक अ रेड फ्लैग। तो रेड फ्लैग की तरह है उन लोगों के। तो उन्होंने जो रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी फ्रेम की है उसके हिसाब से लग रहा है कि ट्रस्ट ने कंडीशंस कुछ सेटिस्फाई नहीं की होगी। सो देखो, वेयर द रजिस्ट्रेशन और प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन ग्रांटेड अंडर सेक्शन 12AB and subsequently CIT or PCIT noticed occurrence of specified violation during any previous year, the PCIT or CIT has received a reference from the AO
under second proviso of section 143 subsection 3 for any previous year, or case has been selected as per risk management strategy of a CBDT for any previous year. बैठ रहा है आपके दिमाग में? अगर ये तीनों केस है, then PCIT and CIT shall call for such documents or information or to make such inquiries as he thinks necessary if he is satisfied that specified violation took place, then he will pass an order for cancelling the registration, and after giving an opportunity of being heard for such previous year and all such subsequent previous year. If he is not satisfied about the occurrence of specified violation, then pass an order in writing refusing to cancel the registration. Order shall be passed within 6 months from the end of the quarter in which first notice is issued by PCIT or PCIT calling for any document or information or making an inquiry, and forward a copy of order to AO and such trust. शॉर्ट में ये लोग क्या बोल रहे हैं कि कल उठ के अगर पता चला क्या कि ट्रस्ट ने स्पेसिफाइड वायोलेशन किया हुआ है, तो अब वो लोग है ना वापस से आपसे सारे डॉक्यूमेंट्स और सब मंगवा के चेक करेंगे कि क्या ये स्पेसिफाइड वायोलेशन हुआ है कि नहीं. अगर वो लोग सेटिस्फाइड है कि स्पेसिफाइड वायोलेशन हुआ है, तो फिर आप लोगों का जो रजिस्ट्रेशन है वो क्या कर दिया जाएगा, वो कैंसिल कर दिया जाएगा. तो आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो क्या कर दिया जाएगा फ्रेंड्स, कैंसिल कर दिया जाएगा. तो ये चीज उन्होंने यहाँ पे लिखी है. अब क्वेश्चन क्या आ रहा है कि व्हाट इज स्पेसिफाइड वायोलेशन. स्पेसिफाइड वायोलेशन का मतलब क्या है. तो अभी अपने को वही देखना है कि स्पेसिफाइड वायोलेशन का मीनिंग क्या है. एक बार वापस से सिर्फ यहां से लेके यहां तक रीड कर लो. तो एक बार आपको रजिस्ट्रेशन हो चुका है या प्रोविजनली रजिस्ट्रेशन हो चुका और फिर पता चला कि आपने स्पेसिफाइड वायोलेशन किया है, या एओ ने केस रेफर किया है टू पीसीआईटी सीआईटी, या फिर रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी के हिसाब से आपका केस सिलेक्ट हुआ है, तो फिर आप लोगों से डॉक्यूमेंट्स मंगवाए जाएंगे, चेक किया जाएगा कि क्या स्पेसिफाइड वायोलेशन हुआ है कि नहीं, एंड अगर वो लोग सेटिस्फाइड है तो आपका रजिस्ट्रेशन क्या कर दिया जाएगा, कैंसिल. अब देखो नीचे आप लोगों को दिया है व्हाट इज स्पेसिफाइड वायोलेशन. शांति से रीड करो. अभी ये बात पढ़ा. स्पेसिफाइड वायोलेशन वेयर एनी इनकम हैज बीन अप्लाइड फॉर पर्पस अदर देन फॉर द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द ट्रस्ट. सेकेंड, द ट्रस्ट हैज इनकम फ्रॉम बिजनेस which is not incidental to the attainment of its objectives, or separate books of accounts are not maintained by such in respect of the business which is incidental. आपको याद हो तो ये सारी कंडीशंस थी ट्रस्ट के ऊपर. अब वो लोग क्या बोल रहे हैं कि ये कंडीशंस अगर वायोलेट हो रही है, ये कंडीशंस अगर क्या हो रही है, वायोलेट हो रही है, तो क्या करना है अपने को, वो लिखा है. So where any income has been applied for purpose other than for the objects of the trust. Second, the trust has income from business which is not incidental to the attainment of its objectives, or separate books of accounts are not maintained by such trust in respect of the business which is incidental. Next, the trust has applied any part of its income for private religious purpose. प्राइवेट रिलीजियस पर्पस. समझो एक ट्रस्ट है, आपने ही बनाई थी वो ट्रस्ट, एंड अभी ट्रस्ट ने कुछ अमाउंट अप्लाई किया है आपके घर के अंदर जो मंदिर है ना उसके लिए. प्राइवेट रिलीजियस पर्पस, यानी से इट इज स्पेसिफाइड वायोलेशन. अच्छा, इस पे थोड़ी देर में मैं और एक डिस्कशन करने वाला हूं, थोड़ी देर में. B point. The trust has applied any part of its income for the benefit of any particular religious community or caste. Particular religious community or caste.
any activity being carried out by trust or institution is not genuine or is not being carried out in accordance with all or any of the conditions subject to which it was registered. तुम्हें समझ में आ रहा हो तो ये नॉट जेन्यून वाला केस तो फर्स्ट वाले पार्ट में भी वैसे भी आ ही जाएगा अगर समझ में आ रहा हो तो. Where any income has been applied for purpose other than the objects of the trust. Next, the trust has not complied with requirement of any law and the order holding that such non-compliance has occurred has either not disputed or has attained finality. थोड़ा सा याद करोगे, कल ही मैंने आप लोगों को एक एग्जाम्पल दिया था मद्रास वाला कि समझो एक ट्रस्ट थी जो रजिस्टर्ड थी अंडर मद्रास ट्रस्ट एक्ट. अब वो मद्रास ट्रस्ट एक्ट में रजिस्टर्ड तो थी बट उसको इनकम टैक्स में एग्जम्पशन उसके बेसिस पे नहीं मिलता. आपको इधर पीसीआईटी सीआईटी को अप्लाई करना पड़ेगा. अब पीसीआईटी सीआईटी को आपने अप्लाई किया, सुनना बराबर से, पीसीआईटी सीआईटी को आपने अप्लाई किया. अब है ना, इधर क्या हुआ, पता चला कि मद्रास ट्रस्ट एक्ट के अंदर कुछ रिक्वायरमेंट था और वो रिक्वायरमेंट आपने फुलफिल नहीं किया है. अब है ना, देखो ये वर्डिंग्स पढ़ो क्या लिखा है. द ट्रस्ट हैज नॉट कंप्लाइड विद रिक्वायरमेंट ऑफ एनी अदर लॉ एंड द ऑर्डर होल्डिंग दैट सच नॉन कंप्लायंस हैज अकर्ड. मतलब वहां पे एक ऑर्डर पास हुआ था कि आपने ये लॉ फॉलो नहीं किया है. अब वो ऑर्डर हैज आइदर नॉट डिस्प्यूटेड, मतलब क्या, वहां पे ऑर्डर पास हुआ था मद्रास ट्रस्ट एक्ट में कि ये ट्रस्ट ने ये फॉलो नहीं किया है. अब इस पे ट्रस्ट ने कोई ऑब्जेक्शन रेज नहीं किए, ट्रस्ट ने इस पे कोई ऑब्जेक्शन, नॉट डिस्प्यूटेड, कोई अपील वपील फाइल नहीं की है, या फिर अपील वपील फाइल की थी है ना, अटेंड फाइनलिटी. फाइनलिटी मतलब क्या, अपील फाइल हुई थी और फिर वहां पे अपील में भी डिसीजन आया था क्या कि नहीं भाई ट्रस्ट ने जो लॉ है वो कंप्लाई नहीं किया हुआ है, ट्रस्ट ने जो लॉ है वो कंप्लाई नहीं किया हुआ है. बैठ रहा है दिमाग में. एंड द एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन इज इनकम्प्लीट और इट कंटेन्स अ फॉल्स इंफॉर्मेशन. इट कंटेन्स द फॉल्स इंफॉर्मेशन. अब ये सारे केसेस में, ये जितने भी केसेस यहां पे लिखे हैं इसको हम बोलेंगे स्पेसिफाइड वायोलेशन. दो चीजों पे मैं डिस्कशन करने वाला हूं, सी और डी पॉइंट पे थोड़ी देर में कर रहा हूं, थोड़ी देर में कर रहा हूं. सो अगर स्पेसिफाइड वायोलेशन है, क्या हो जाएगा स्पेसिफाइड वायोलेशन के केस में, आपका गया ये एग्जम्पशन गया, आपका एग्जम्पशन चला जाएगा. बराबर. अब सुनो, अब वापस से एक बार स्पेसिफाइड वायोलेशन देखते हैं. वेयर एनी इनकम हैज बीन अप्लाइड फॉर पर्पस अदर देन फॉर द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द ट्रस्ट. द ट्रस्ट हैज इनकम फ्रॉम बिजनेस विच इज नॉट इंसिडेंटल और सेपरेट बुक्स आर नॉट मेंटेन्ड. द ट्रस्ट हैज अप्लाइड इनकम for private religious purpose or income for particular any particular religious community or caste. Any activity being carried out by the trust or institution is not genuine or is not being carried out in accordance with all or any of the conditions subject to which it was registered, or the trust has not complied with the requirement of any other law and order holding that such non-compliance has occurred has either not disputed or has attained finality. तुम्हें ये वर्डिंग समझ में आया, either not disputed or attained finality, मतलब कंफर्म हो चुका है कि आपने वो लॉ कंप्लाई नहीं किया. मतलब वहां पे समझो एक ऑर्डर पास हुआ था और बोला कि आपने ये लॉ कंप्लाई नहीं किया है मद्रास ट्रस्ट एक्ट का. अब आपने उस पर कोई डिस्प्यूट नहीं किया, डिस्प्यूट नहीं किया इसका मतलब आपने अग्री कर लिया. या फिर अटेंड फाइनलिटी, आपने डिस्प्यूट किया, अपील में गया, अपील में भी डिसीजन यही आया क्या आपने लॉ कंप्लाई नहीं किया. एंड लास्ट, एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन इज इनकम्प्लीट और इट कंटेन्स अ फॉल्स इंफॉर्मेशन. अगर ये सब केसेस हुए तो फिर पीसीआईटी सीआईटी क्या करेगा, आपसे डॉक्यूमेंट्स एंड इंफॉर्मेशन मंगवाएगा, इंक्वायरीज करेगा, एंड इफ इज सैटिस्फाइड दैट बाय स्पेसिफाइड वायोलेशन हुआ है
तो कहने से आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाएगा। अब दो चीजों पे मैं डिस्कशन करूंगा थोड़ी देर में, ये सी और डी पॉइंट है। अच्छा, उसके पहले मैं ना एक चीज आप लोगों को सिर्फ बताना चाहता हूं। ये कल मैं ना आपके वेबसाइट से गो थ्रू कर रहा था ICAI के। ICAI ने अभी है ना दो चीजें अपलोड की हुई है, तो थोड़ा मैं आपको सिर्फ बता दूं वो क्या है दो चीजें। आप है ना ये वेबसाइट पे जाओगे तो इधर देखो, ये पहला जो दिख रहा है ना चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स, उस पे क्लिक करो। उस पे जैसे ही आप गए तो आपको ये विंडो ओपन होगा, इधर क्लिक करो, ये नेक्स्ट विंडो ओपन होगा। इसमें ना अभी एक नया आया है केस सिनारियो बुकलेट करके। केस सिनारियो बुकलेट क्या है, तो आप लोगों को इसमें हर एक सब्जेक्ट का, एक सेकेंड है सर, हाँ, हर एक सब्जेक्ट का आप लोगों को यहाँ पे केस स्टडीज मिल जाएगी। एंड द बेस्ट पार्ट इज ऑल केस स्टडीज आर विथ एक्सप्लेनेशंस। हर एक केस स्टडी जो है ना उसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। अभी तक डायरेक्ट टैक्स अपलोड नहीं हुआ है, मे बी वो लोग थोड़े ही दिनों में कर देंगे अपलोड। एंड आप अगर, मैं कोई भी एक फाइल ओपन कर रहा हूँ सिर्फ आपको समझाने के लिए, तो देखो ये इनडायरेक्ट टैक्स की केस स्टडीज है। ये देखो केस सिनारियो 1, ये MCQs, और ये देखो आंसर भी देखो विथ रीजन दिया हुआ है। अभी अपने पास करने के लिए बहुत कुछ काम हो गया है। तो ये एक चीज सारे सब्जेक्ट्स की अपलोड कर देंगे। आई थिंक अभी डायरेक्ट टैक्स की भी आ जाएगी। तो अभी जिनका भी मई एग्जाम्स है वो लोग भी स्टार्ट, नवंबर वाले तो 100% अभी से स्टार्ट कर दो। मस्त रोज का एक एक दो केस स्टडी करोगे, क्योंकि केस स्टडी भी 20-20, 25-25 है सब में वापस से, तो हर एक सब्जेक्ट में। ये एक चीज बराबर, ये एक चीज ध्यान में रखना, ये केस सिनारियो बुकलेट करके है, केस सिनारियो बुकलेट। अब ये तो करना ही है, प्लस कल मैंने और एक चीज देखी कि जो स्टडी मटेरियल है आपका, स्टडी मटेरियल, आप स्टडी मटेरियल पे क्लिक करोगे ना, यहाँ पे वो जो मैंने आपको विंडो बताया, पहले वाले टैब में जाना, ये चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स में जाना आप लोग। उधर से जो स्टडी मटेरियल में जाओगे ना तो फाइनल कोर्स में क्लिक करो, और इधर है ना, इधर सब्जेक्ट वाइज तो आपको दिया ही है सब कुछ। कल मैंने देखा मॉडल टेस्ट पेपर उन्होंने अपलोड किया। अब ये मॉडल टेस्ट पेपर पे मैंने क्लिक किया, मैंने तो सेकेंड ग्रुप का ही क्लिक किया था, तो आपको एक फाइल ओपन हो रही है। अब इन्होंने क्या किया, यहाँ पे 6 पेपर डायरेक्ट टैक्स के डाले हैं और 6 पेपर इनडायरेक्ट टैक्स के डाले हैं। दिस इज आई थिंक ओनली फॉर प्रैक्टिस, बस और कुछ नहीं। 6 पेपर डायरेक्ट टैक्स के, 6 पेपर इनडायरेक्ट टैक्स, और फिर उसके सॉल्यूशंस भी दिए हुए हैं। यानी ग्रुप 1 में भी सब पेपर्स होंगे, देख लेते क्या है। ये ग्रुप 1 है, ये देखो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग 6 पेपर, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में 7 से लेके 16 तक 10 पेपर जितने हो गए। एंड ये ऑडिटिंग में 17 से लेके 22, मतलब 6 पेपर ऑडिटिंग के। मतलब 100 मार्क्स के उन्होंने पेपर दिए आपको, पेपर 100 मार्क्स के विथ सोल्यूशन। तो आप अगर समझ पा रहे हो फ्रेंड्स, तो आपके लिए प्रैक्टिस जो करना है ना, प्रैक्टिस, उसके लिए डेटा कितना आ चुका है वो देखो। एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम जब मैंने ये मॉडल टेस्ट पेपर देखा हुआ है ऐसा। सो अभी आपके साइड से है ना दो चीजें स्टार्ट हो जानी चाहिए। नंबर 1 वो MCQ का बुकलेट, एंड नंबर 2 मॉडल टेस्ट पेपर। अब मैं एक चीज आपको सिर्फ सजेस्ट करूंगा, जब आप ये मॉडल टेस्ट पेपर का प्रिंट ले रहे हो, प्रिंट, इसमें पहले सारे पेपर्स दिए और फिर सारे आंसर्स दिए हुए,
तो मैं बोलूंगा दो अलग अलग बुकलेट बना दो, क्वेश्चन का अलग कर दो, सोल्यूशन का अलग कर दो। उससे क्या होगा ना, आपको रेफर करने में बहुत इजी पड़ेगी चीजें। सो मॉडल टेस्ट पेपर्स में क्वेश्चंस अलग, वैसे भी उन्होंने भी स्टार्टिंग में सारे क्वेश्चंस दिए, बाद में सारे सोल्यूशंस दिए, तो क्या है आपको बार बार पेज घुमाने नहीं पड़ेंगे। सो ये चीज को अभी प्रायोरिटी पे ले लो, प्रिंट में डाल दो सब चीजें एंड प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो। जैसे जैसे आपका एक एक सब्जेक्ट होता जाए, स्टार्ट प्रैक्टिसिंग। ये दो चीजें मुझे आपको बतानी थी। मॉडल टेस्ट पेपर तो मैंने कल ही देखे थे, केस सिनारियो बुकलेट तो आ गए थे पहले भी। यस, ये दो चीजें अभी आप लोगों को आपके एंड पे स्टार्ट करना पड़ेगा सॉल्विंग। रोज का कुछ टारगेट रखो। मैं तो बोलूंगा जिसकी नवंबर अटेम्प्ट है उसके पास तो सफिशिएंट टाइम है, तो रोज का टारगेट रखो कि एक एमसीक्यू है, एक केस स्टडी या दो केस स्टडी का टारगेट रखो। तो मुझे चाहिए आप सिर्फ रीड करो पहले। तो आपका सब्जेक्ट एक बार तो पढ़ के हुआ रहेगा क्लास में, सिर्फ रीडिंग करो कि हाँ भाई ये किया, ये रीड किया, ये रीड किया, ये देखा, ये देखा। उसमें भी क्या है ना, काफी सारी चीजें अपने आप रिवाइज हो जाती है। तो ये दो चीजों पे अभी ध्यान दो। इतना भी करोगे तो भी बहुत टाइम जाएगा, आपको बहुत टाइम जाएगा उसमें भी। क्लियर? चलो अब वापस से हम आ जाते हैं चैरिटेबल ट्रस्ट। अब ये अगर स्पेसिफाइड वायोलेशंस हुए हैं, तो स्पेसिफाइड वायोलेशंस के केस में आप लोगों को पीसीआईटी सीआईटी क्या कर देंगे, आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो कैंसिल कर देंगे। अब फ्रेंड्स नीचे ना आप लोगों को 4 केसेस दिए गए, 4। ये 4 केसेस में 1, 2, 3 एंड 4, ये जो 4 केसेस है ना, इसमें तो आपको हम एग्जम्पशन देंगे ही नहीं 11 और 12 का। 11 और 12 का हम आपको एग्जम्पशन देंगे ही नहीं। बस अब इसमें फर्स्ट पॉइंट देखो, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर ट्रस्ट फॉर प्राइवेट रिलीजियस पर्पस। थोड़ी देर पहले ऊपर भी यही आया था, वेयर द प्रॉपर्टी is held under a trust for a private religious purpose, no part of income will be exempt if it does not ensure for the benefit of the public। मतलब शॉर्ट में मैं क्या बोल रहा हूं, अभी ध्यान से सुनना। अगर आपने कोई ट्रस्ट बनाई है और वो ट्रस्ट बनाई है फॉर प्राइवेट रिलीजियस पर्पस, जैसे क्या आपने एक असेट ट्रस्ट को ट्रांसफर किया और बोला ट्रस्ट जो भी इनकम आएगी ये असेट से वो यूज होगी मेरे घर पे जो मंदिर है बस उसी के लिए। इट इज प्राइवेट रिलीजियस पर्पस। मैं आपको क्या बोल रहा हूं, ट्रस्ट है ना, ट्रस्ट उसको एग्जम्पशन मिलेगा ही नहीं 11 और 12 का। अब क्या हो गया कि अगर ट्रस्ट ने बनाया है ये पर्पस के लिए, प्राइवेट रिलीजियस पर्पस के लिए, मैं तो बोल रहा हूं जब आप एप्लीकेशन करने जाओगे ना, एप्लीकेशन आपका एप्लीकेशन ही पहले रिजेक्ट कर दिया जाएगा। दूसरी चीज समझो, आपने एप्लीकेशन किया था एज अ नॉर्मल ट्रस्ट और फिर आपने कुछ इनकम कल उठ के अप्लाई की फॉर प्राइवेट रिलीजियस पर्पस, वो बन जाएगा स्पेसिफाइड वायोलेशन, वो बन जाएगा स्पेसिफाइड वायोलेशन। सो अगर आप कोई ट्रस्ट बनाते ही हो फॉर प्राइवेट रिलीजियस पर्पस, अंडरस्टैंड 11 और 12 का बेनिफिट गया आपके हाथ से। बनाया ही प्राइवेट रिलीजियस पर्पस के लिए, बेनिफिट ही नहीं मिलेगा। अच्छा, लेकिन अगर आपने बना दिया था फॉर नॉर्मल ट्रस्ट, आपने एक नॉर्मल ट्रस्ट बनाया था बट उसमें से अब कुछ इनकम आप यूज कर रहे हो कहां पे, प्राइवेट रिलीजियस पर्पस के लिए, तो फिर कहना से वो बन जाएगा स्पेसिफाइड वायोलेशन। फिर आपकी जो ट्रस्ट थी ना उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाएगा। सो मैं बोल रहा हूं अगर आपने पहले तो सोचा ही कि हम ट्रस्ट ही बनाते, किस पर्पस के लिए, प्राइवेट रिलीजियस पर्पस के लिए, एग्जम्पशन मिलेगा ही नहीं। बट आपने ट्रस्ट बनाया नॉर्मल पर्पस के लिए, उसमें से कुछ इनकम यूज की फॉर प्राइवेट रिलीजियस पर्पस, यानी से दैट इज स्पेसिफाइड वायोलेशन। जो आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिला भी होगा ना वो भी कैंसिल हो जाएगा। फिर सेकंड देखो, इनकम फ्रॉम ट्रस्ट एस्टैब्लिश्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ
particular religious community or a caste. Where a trust has been established for the benefit of any particular religious community or caste, the income thereof will not be eligible for exemption. अभी सुनो, ये जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट, ये थोड़ा थियोरिटिकल पॉइंट ज्यादा है. प्रैक्टिकली अगर मैं थोड़ा सा बात करने जाऊं ना, practically there are majority of the trust which are for particular religious community or caste. वो है ही. लेकिन क्या होता है मैं आपको समझाता हूं. जैसे आप जो भी रिलीजन से आप बिलोंग करते हो, देखो आपकी भी यहां पे ट्रस्ट होगी, आपके समाज जो है उसका भी ट्रस्ट होगा. अब क्या होता है ना, ये ट्रस्ट जब एप्लीकेशन करने जाते हैं ना, तो ये ट्रस्ट ऐसा नहीं बोलते कि दिस इज फॉर पर्टिकुलर कम्युनिटी और रिलीजियस कम्युनिटी और कास्ट. ऐसा ये लोग नहीं बोलते. ये लोग तो अप्लाई कर रहे हैं कि हम ट्रस्ट बना रहे हैं फॉर एजुकेशन पर्पस, फॉर मेडिकल पर्पस. अब क्या है कि आज समझो आपका जो रिलीजन है उसकी कोई ये है अपना ट्रस्ट है, तुम्हें समझ में आता है उधर दूसरा रिलीजन वाला जाता ही नहीं है पहले तो. बट यस, उन्होंने कभी एप्लीकेशन के वक्त ये नहीं बोला है कि वी विल अप्लाई दिस फॉर द बेनिफिट ऑफ दिस पर्टिकुलर कम्युनिटी और कास्ट. समझ में आ रहा है? सो वो लोग एप्लीकेशन करते वक्त ये थोड़ी बोलेंगे कि चलो यार हम तो गुजराती है तो हम गुजराती के लिए ये ट्रस्ट यू कैन से रखेंगे, या मारवाड़ी है तो मारवाड़ी के लिए हम ट्रस्ट बना रहे हैं. वो लोग एप्लीकेशन करते वक्त ये सब थोड़ी बोलते हैं. आज होता क्या है कि अगर समझो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी या कास्ट के लिए ट्रस्ट बनाए, तो तुम्हें समझ में आ रहा है दूसरा जो कास्ट होगा वो वहां पे जाएगा ही नहीं एप्लीकेशन करने के लिए, और वो उसको भी क्लियरली पता है कि वो जाएगा तो भी मतलब नहीं है, क्योंकि उनकी खुद की जो ट्रस्ट होगी वहां पे आप अप्लाई करो. तो ये ठीक है, ये बुक में ज्यादा पॉइंट रिलेवेंट है. प्रैक्टिकली देयर आर n नंबर ऑफ ट्रस्ट विच आर फॉर पर्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटी और कास्ट. बट यस, जब वो लोग एप्लीकेशन करते हैं वो लोग ये नहीं बोलते कि वी आर फॉर दिस पर्टिकुलर कम्युनिटी और कास्ट. बैठा दिमाग में आपके? बट यस, अगर समझो आपने एप्लीकेशन किया फॉर अ पर्टिकुलर कम्युनिटी और कास्ट, आपको 11-12 का बेनिफिट ही नहीं मिलेगा. एंड यस, आपने अप्लाई किया एज अ नॉर्मल ट्रस्ट की तरह आपने अप्लाई किया है, और फिर आपकी कुछ इनकम यूज हुई है फॉर पर्टिकुलर बेनिफिट, फॉर द बेनिफिट ऑफ पर्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटी और कास्ट, तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज स्पेसिफाइड वायोलेशन. एंड आपको जो भी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिला था वो कैंसिल हो जाएगा. तो ये दो पॉइंट कैसे कनेक्ट कर रहा हूं समझो. प्राइवेट रिलीजियस पर्पस के लिए या फिर पर्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटी या कास्ट के लिए एप्लीकेशन ही करोगे तो गया आपका एग्जम्पशन ही. और अगर आपने एप्लीकेशन किया एज अ नॉर्मल ट्रस्ट और बाद में जो इनकम आई वो यूज हुई है, तो दैट इज स्पेसिफाइड वायोलेशन. थर्ड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट अभी, इनकम ऑफ ट्रस्ट एन्योरिंग फॉर द बेनिफिट ऑफ एनी पर्सन रेफर्ड टू इन सेक्शन 13(3). अब अगर आपको याद हो तो ये सेक्शन का रेफरेंस पहले भी आया हुआ है 13(3) करके. कब आया था ये रेफरेंस? जब अपन ने वो लोन वाला पॉइंट किया था ना तब, और कॉर्पस वाला पॉइंट किया था तब. मैंने आपको तभी शॉर्ट में ही बोला था, क्या ऐसा याद रखो कि ये रिलेटिव का डेफिनेशन है यहाँ पे. सो अगर ट्रस्ट, अब ये पॉइंट बराबर से सुनना क्योंकि इस पे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन के अंदर एक पॉइंट इस पे दिया गया है. इनकम ऑफ ट्रस्ट एन्योरिंग द फॉर बेनिफिट ऑफ एनी पर्सन referred to in 13(3) if any part of its income or any property belonging to it during the relevant previous year is used or applied directly or indirectly for the benefit of any person referred to in 13(3), आपका exemption deny हो जाएगा. डिनायल ऑफ एग्जम्पशन मतलब क्या? अगर ट्रस्ट पैसा यूज करती है, कहाँ यूज करती है पैसा? स्पेसिफाइड पर्सन के बेनिफिट के लिए. स्पेसिफाइड पर्सन के बेनिफिट के लिए अगर पैसा यूज करती है, शॉर्ट में अगर ट्रस्ट अपने रिलेटिव के लिए पैसा यूज करती है, तो गया एग्जम्पशन. गया एग्जम्पशन, ट्रस्ट को एग्जम्पशन नहीं मिलेगा. अब क्वेश्चन क्या आ रहा है पता है कि सर रिलेटिव का मतलब क्या? तो रिलेटिव का मीनिंग आप लोगों को नीचे दिया हुआ है.
1 2 3 4 5 एंड 6। पहले तो एक पर्सन होता है जो ट्रस्ट बनाता है, जिसको हम बोलते हैं ऑथर और फाउंडर। तो जो भी ऑथर है ट्रस्ट का वो, या जो भी फाउंडर है वो क्या बन जाएगा, रिलेटिव। मतलब अगर ट्रस्ट ने कुछ पैसा यूज किया, किसके लिए, ऑथर एंड फाउंडर के लिए, ऑथर एंड फाउंडर के लिए पैसा यूज हुआ है, क्या हो जाएगा, कहने से आपका एग्जम्पशन जाएगा। नेक्स्ट क्या लिखा है, एनी पर्सन हु मेड अ सब्सटैंशियल कॉन्ट्रीब्यूशन टू अ ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन, that is any person whose total contribution up to the end of the previous year exceeds 50,000। इसको हम बोलते हैं सब्सटैंशियल डोनर। सब्सटैंशियल डोनर, अगर किसी पर्सन ने 50,000 से ज्यादा डोनेट किया है, 50,000 से ज्यादा डोनेट किया है, कहने से वो बन जाएगा सब्सटैंशियल डोनर। और सब्सटैंशियल डोनर के केस में भी प्रोविजन क्या है फ्रेंड्स, कि वो भी एक स्पेसिफाइड पर्सन माना जाता है। नेक्स्ट देखो क्या लिखा है, वेयर द ऑथर, फाउंडर और पर्सन मेकिंग अ सब्सटैंशियल कॉन्ट्रीब्यूटर इज अ HUF, देन एनी मेंबर ऑफ द HUF। नेक्स्ट, एनी ट्रस्टी ऑफ अ ट्रस्ट और मैनेजर ऑफ द इंस्टीट्यूशन। Next, any relative of such author, founder, person, member, trustee और manager as referred to above। अच्छा सर, अब आप बोल रहे हो any relative, तो relative का मतलब क्या, तो relative का यहाँ पे मतलब है ना सेम है जो मैंने आपको 56(2)(10) में करवाया था गिफ्ट के डेफिनेशन में। गिफ्ट के वक्त आपको जो प्रोविजन करवाया था मैंने रिलेटिव का, सेम डेफिनेशन यहाँ पे है गिफ्ट के केस में जो प्रोविजन था। डेटा दिमाग में, गिफ्ट के केस में याद हो तो मिस्टर ए उसके असेंडेंट, ब्रदर सिस्टर उसके स्पाउस, मिसिस ए उसके असेंडेंट, मिसिस ए के ब्रदर सिस्टर स्पाउस, दोनों के डिसेंडेंट, एंड मिस्टर ए के जो ब्रदर फादर मदर है उनके ब्रदर सिस्टर और उनके स्पाउस। सेम डेफिनेशन। कोई भी रिलेटिव हो, ऊपर जितने भी पर्सन है, ऊपर जो 4 लोग हैं उनके सारे रिलेटिव्स आ गए। एंड लास्ट, एनी कंसर्न इन विच एनी पर्सन रेफर्ड टू इन 1 to 5 हैव अबाउ हैज अ सब्सटैंशियल इंटरेस्ट। सो देयर इज अ कंसर्न, इसमें सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है। किसका सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है, समझो ऑथर का सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है, फाउंडर का सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है, या फिर ये सब्सटैंशियल डोनर का सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है। और अगर एक ट्रस्ट ये कंसर्न को कुछ पैसा यूज करती है इसके बेनिफिट के लिए, क्या नहीं से, तो भी हम बोलेंगे कि इट इज अप्लाइड फॉर रिलेटिव, मतलब ये भी रिलेटिव माना जाएगा कंसर्न। एंड व्हाट इज सब्सटैंशियल इंटरेस्ट, ये आपको पहले से ही पता है। सब्सटैंशियल इंटरेस्ट डिपेंड करता है कि ये कंसर्न एक एंटिटी, ये कंपनी है कि अदर देन कंपनी है। कंपनी होगा तो मोर देन और इक्वल टू 20% वोटिंग पावर, अदर देन कंपनी होगा तो मोर देन और इक्वल टू 20% शेयर इन प्रॉफिट। याद आया? सो ये रिलेटिव का डेफिनेशन है। पहला, ऑथर ऑफ द ट्रस्ट और फाउंडर ऑफ इंस्टीट्यूशन, person who has made a substantial contribution to the trust or institution, that is any person whose total contribution up to the end of relevant previous year exceeds 50,000। तो इसको आप डायरेक्टली ऐसा भी बोल सकते हो, is a substantial donor, and which means more than 50,000 का डोनेशन दिया है इन प्रीवियस ईयर। इन प्रीवियस ईयर मोर देन 50,000 का डोनेशन दिया है। फिर ऑथर, फाउंडर एंड पर्सन हु इज अ सब्सटैंशियल डोनर, अगर ये ऑथर, फाउंडर और सब्सटैंशियल डोनर HUF है तो उसके रिलेटिव, मतलब उसके मेंबर्स। फिर कोई भी ट्रस्टी जो ट्रस्ट चलाता है, काफी टाइम पे क्या होता है, जो ऑथर और फाउंडर है वही ट्रस्टी होते हैं। एनी रिलेटिव ऑफ अबाउ पर्सन्स,
रिलेटिव ऑफ अबाउ पर्सन्स मतलब ऑथर, फाउंडर, ये सब के रिलेटिव्स। रिलेटिव का मीनिंग सेम है 56 to 10। एंड एनी कंसर्न इन विच अबाउ पर्सन्स हैव सब्सटैंशियल इंटरेस्ट, उनका जिसमें सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है वो कंसर्न भी बैठा दिमाग में इतना। अब नीचे देखो आपको रिलेटिव का मीनिंग दिया हुआ है ABCDEFG, वो क्या है 56 to 10 वाला डेफिनेशन, 56 to 10। ठीक है, अब वाला पॉइंट बराबर से समझना, मैं आपको समझाऊंगा, सम भी करवाऊंगा। सम में आप लोगों को जैसा मैं सीखा हूं वैसा करके आना है एग्जाम में बस। अभी मैं आपको प्रोविजन सिखा रहा हूं, प्रोविजन से थोड़ा सा क्लैरिटी तो आएगा, सम से ज्यादा क्लैरिटी आएगा। करेंगे सम डिस्कस। 13(6) करके अभी एक प्रोविजन है। अब ये जो प्रोविजन है ना, उसमें क्या हुआ समझो। समझो एक पर्सन है मिस्टर ए। मिस्टर ए ने एक ट्रस्ट बनाया जहां पे वो देगा मेडिकल रिलीफ, बराबर। अब मिस्टर ए ने ट्रस्ट बनाया, ट्रस्ट को बोला कि जिन लोगों को भी ट्रीटमेंट करवाना हो वो लोग ये ट्रस्ट को अप्रोच कर सकते हैं, ट्रस्ट पैसा पे कर देगा हॉस्पिटल में। धीरे धीरे यू कैन से ट्रस्ट जो है उसको डोनेशन ज्यादा मिलने लग गए। एंड फिर मिस्टर ए ने सोचा क्यों ना मैं एक खुद ही हॉस्पिटल बना दूं, मैं चार्ज करूंगा लोगों से, जिनकी कंडीशन नहीं हुई उनसे नहीं भी करूंगा चार्ज, एंड जो पैसा आएगा हॉस्पिटल रन करके वो भी मैं चैरिटेबल एक्टिविटी में यूज करूंगा आगे जाके। सो इट वाज लाइक के ट्रस्ट जो हॉस्पिटल बना रही है दैट इज बिजनेस कर रही है, बिजनेस विच इज इंसिडेंटल टू द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द ट्रस्ट। एंड उसने सेपरेट बुक्स भी मेंटेन किया। अब क्या हुआ कि अब मिस्टर ए जो है ना, मिस्टर ए समझो वो ये वाली बिल्डिंग में रहता है। ये जो बिल्डिंग है बिल्डिंग ए, यहां पे बिल्डिंग एक्स कर देता हूं। बिल्डिंग एक्स जो है इसमें मिस्टर ए रहता है, ये घर है उसका, ये हाउस प्रॉपर्टी है उसकी, ठीक है। और मिस्टर ए ने ये ट्रस्ट पहले बना दी थी, थोड़ा टाइम ट्रस्ट चलती रही और फिर हॉस्पिटल बनाई। इसने क्या किया, इसके घर के बाजू में ही यह हॉस्पिटल भी बना दी। यह हॉस्पिटल ट्रस्ट जो है उसके अंडर बनाई उसने, और बोला कि अब यहां पे लोग आएंगे ट्रीटमेंट करवाएंगे, जिसकी कंडीशन नहीं होगी चलो मैं केस टू केस बेसिस पे आई विल गिव डिस्काउंट, ऐसा मिस्टर ए बोल रहा है। एंड समझो कि कल उठ के ये कोई ऐसा भी पर्सन आए जिसके पास पैसा है तो वो पे करे, और उसका जो भी पैसा आएगा वो मैं चैरिटेबल एक्टिविटी में यूज करूंगा। अब ये ट्रस्ट बना दी, हॉस्पिटल बना दी। अब तुम समझो हु इज मिस्टर ए, कैन आई से इज अ फाउंडर ऑफ द ट्रस्ट। अब क्या हुआ पता है, मिस्टर ए यहां पे रहता है, बाजू में ही हॉस्पिटल है। हमने एक प्रोविजन क्या पढ़ा कि आपको ये जो स्पेसिफाइड पर्सन्स हैं उनके बेनिफिट के लिए यूज नहीं करने का पैसा। द ट्रस्ट इनकम ऑफ ट्रस्ट एन्योरिंग फॉर द बेनिफिट ऑफ एनी पर्सन, if any part of its income or any property belonging to it during the previous year is used or applied directly or indirectly for the benefit of any person referred to in 13(3), तो कहने से आपका एग्जामिशन डिनाई हो जाएगा। अब क्या हुआ सोचो कि रात को 12 बजे ये मिस्टर ए जो है उसको अटैक आया। अब रात को 12 बजे जब उसको अटैक आया, बाजू में एक ही हॉस्पिटल है जो ये ट्रस्ट रन कर रहा है। अब सोचो अगर हम इसको यहां पे लेके गए, इधर इसका ट्रीटमेंट किया, बराबर, तो वापस एक पॉइंट आ जाएगा ट्रस्ट ने पैसा यूज किया फॉर द बेनिफिट ऑफ फाउंडर, ये चलो एग्जम्पशन हटा दो। और दूसरी हॉस्पिटल यहां से 15 किलोमीटर दूर है, और वहां पे लेके जाने में कंफर्म पता ही था कि मिस्टर ए जाएगा। अब तुम सोचो ऐसी सिचुएशन में हम थोड़ी ऐसा बोल सकते हैं ट्रस्ट को, भाई तेरा एग्जाम्पशन हम डिनाई कर देंगे। तो ये लोग ने एक छोटा सा रिलीफ दिया हुआ है। क्या रिलीफ है वो 13(6) में दिया है।
पढ़ो शांति, पढ़ा? क्या लिखा है? अ चैरिटेबल और रिलीजियस ट्रस्ट रनिंग एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और अ मेडिकल इंस्टीट्यूशन or hospital shall not be denied the benefit of exemption under section 11 merely due to the reason that the benefit of education and medical facilities have been provided to a specified person. दो चीज़ों के लिए उन्होंने रिलीफ दिया है, एक एजुकेशन और एक मेडिकल। दो चीज़ें, मैंने मेडिकल का एग्जाम्पल लिया, समझो कि ऐसा ही हो जा कि एक ट्रस्ट बनाई है और वो ट्रस्ट एजुकेशन रिलीफ प्रोवाइड कर रही है। धीरे धीरे करके ट्रस्ट ने खुद ने स्कूल स्टार्ट कर दिया, अब ऑथर के बच्चे वहां पे जा रहे पढ़ने के लिए। बैठ रहा है दिमाग में? बढ़िया। उन्होंने क्या प्रोविजन लिखा है? हावेवर द वैल्यू ऑफ सच फैसिलिटीज प्रोवाइडेड टू सच स्पेसिफाइड पर्सन ईदर फ्री ऑफ कॉस्ट और एट कंसेशनल रेट वुड बी डीम्ड टू बी द इनकम ऑफ द ट्रस्ट, सच इनकम वुड नॉट बी एलिजिबल फॉर एग्जेम्पशन। तो उसको आपको इनकम मानना पड़ेगा। अब ये चीज जब तक मैं आपको सम में नहीं सिखाऊंगा ना, यू विल नॉट अंडरस्टैंड। तो सम करवाऊंगा तभी मैं उसमें आराम से ये डिस्कस करूंगा। बट अभी याद रखना ऐसा प्रोविजन है, क्योंकि इसमें मेन तो क्या है ना, सम ऐसे थोड़े कॉम्प्लिकेटेड दिए हुए हैं ना, वो समझाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है ये सब चीजें। तो वो सम में क्लैरिटी मिल ही जाएगा आपको। देखते हैं, धीरे धीरे करेंगे। दो जगह पे रिलीफ है, वो याद रखना है, एजुकेशन एंड मेडिकल। नेक्स्ट, एक पेनल्टी दी हुई है, पेनल्टी अंडर सेक्शन 271 AAE। क्या लिखा है? इन केस अमाउंट यूटिलाइज्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ स्पेसिफाइड पर्सन एनी एक्सेस बेनिफिट गिवन, देन पेनल्टी विल बी फर्स्ट टाइम 100% एंड सेकेंड टाइम 200% ऑफ द बेनिफिट प्रोवाइडेड। सो अगर मार्केट वैल्यू से ज्यादा प्राइस पे ट्रांजैक्शन हो रहा है शॉर्ट में, तो जो भी एक्सेस बेनिफिट मिला है उस पर हम आपको पेनल्टी लगाएंगे। फर्स्ट टाइम 100% ही लगाएंगे जो बेनिफिट मिला उसका, सेकेंड टाइम से 200%। तो ये 271 AAE का प्रोविजन है कि अगर किसी ट्रस्ट ने पैसा यूज किया है इनके बेनिफिट के लिए, तो एक्सेस बेनिफिट जो भी होगा, एक्सेस बेनिफिट, वहां पे हम लोग कहने से ये पेनल्टी प्रोविजन लगाएंगे। एंड यहाँ पे और एक प्रोविजन आ रहा है क्या, कि इफ ट्रस्ट प्रोवाइड्स एनी असेट और सम ऑफ मनी टू अ स्पेसिफाइड पर्सन, देन 56(2)(10 विल बी एप्लीकेबल एंड नो एग्जम्पशन इज टू बी प्रोवाइडेड। मतलब क्या, जब मैंने आपको 56(2)(10 करवाया था, याद हो तुम्हें तो मैंने आप लोगों को उसके अंदर नॉन एप्लीकेबिलिटी पढ़ाई थी कि कब कब 56(2)(10 अप्लाई नहीं होगा। ऐसा मैंने आप लोगों को पूरा एक लिस्ट दिया था कि रिलेटिव से गिफ्ट मिला, मैरिज के वक्त मिला, विल इनहेरिटेंस, इन कंटेम्पलेशन ऑफ डेथ। तो उसमें आप देखना एक प्रोविजन था, आपको ट्रस्ट से गिफ्ट मिला तो आपको टैक्स नहीं लगता, बराबर। अब ये क्या बोल रहे हैं कि इफ ट्रस्ट प्रोवाइड्स एनी असेट और सम ऑफ मनी टू अ स्पेसिफाइड पर्सन, स्पेसिफाइड पर्सन मतलब ये रिलेटिव, ये रिलेटिव का जो डेफिनेशन था वो, अगर इनके बेनिफिट के लिए ट्रस्ट ने इनको कोई असेट दिया या इनको सम ऑफ मनी दिया है, यानी इसे वहां पे 56(2)(10 हम अप्लाई नहीं करेंगे, मतलब वहां पे हम टैक्स लगा देंगे इन लोगों को। गिफ्ट के प्रोविजंस का जो एग्जम्पशन है वो नहीं देंगे। एंड लास्ट, कब आपका एग्जम्पशन डिनाई हो जाएगा? लास्ट पॉइंट बहुत सिंपल है, एनी इनकम ऑफ ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन इफ फंड्स आर इन्वेस्टेड और डिपॉजिटेड अदरवाइज देन इन फॉर्म्स और मोड स्पेसिफाइड इन 11(5). 11(5) में मैंने आपको कल भी बोला था सेफ इन्वेस्टमेंट्स दी हुई है, वो सेफ इन्वेस्टमेंट्स में आप इन्वेस्ट करो, आपको हम एग्जम्पशन जो है वो दे देंगे। बैठा दिमाग में? एक बार ये सेक्शन 13 शांति से रीड कर लो। डन? अब फ्रेंड्स ध्यान दो, चैरिटेबल ट्रस्ट में मैंने आपको पहले भी बोला था काफी सारी जगह है जहां पे कोई क्लैरिटी नहीं है। ये प्रोविजन में भी पहले कोई क्लैरिटी नहीं था, बाद में ये क्लैरिटी दिया गया है। समझो क्या है, ट्रस्ट जो है कहने से अगर उसकी इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा है
बुक्स बनानी पड़ती है, ट्रस्ट को ऑडिट करवाना पड़ता है, ट्रस्ट को रिटर्न फाइल करना पड़ता है। अब ये सारी चीजें ट्रस्ट पे रिक्वायरमेंट है। अब ध्यान से सुनो, समझो ट्रस्ट जो है उसने बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन ही नहीं किए, या ट्रस्ट जो है उसने बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं किए, मेंटेन किए लेकिन ऑडिट नहीं करवाया, समझो। तो या तो बुक्स बना ही नहीं है, बनी नहीं तो वैसे भी ऑडिट नहीं होगा, बनी है पर ऑडिट नहीं करवाया, बुक्स भी है, ऑडिट भी हो चुका है पर समझो रिटर्न फाइल नहीं हुआ। या फिर आपको याद हो तो वो चैरिटेबल पर्पस में जो लास्ट पॉइंट था, एडवांसमेंट ऑफ एनी अदर ऑब्जेक्ट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी, उसमें याद हो तो उसके साथ साथ आप बिजनेस भी कर सकते हो, बट वो चैरिटेबल पर्पस तभी माना जाता है व्हेन योर ग्रॉस रिसीट्स फ्रॉम दैट एक्टिविटी, ग्रॉस रिसीट्स फ्रॉम बिजनेस इज लेस देन और इक्वल टू 20% ऑफ टोटल रिसीट्स। अब हो चुका है क्या कि एडवांसमेंट ऑफ एनी अदर ऑब्जेक्ट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी, ग्रॉस रिसीट्स फ्रॉम बिजनेस एक्सीड्स 20% ऑफ टोटल रिसीट्स। 4 सिचुएशन है आपके सामने, 4। अब ये 4 सिचुएशन में यानी से आपको 11 और 12 का तो वैसे भी एग्जम्पशन नहीं मिलेगा, आपका एग्जम्पशन तो चला ही गया। क्वेश्चन क्या आ रहा है पता है? एग्जम्पशन गया वो ठीक है, इनकम कैसे कैलकुलेट करनी है चैरिटेबल ट्रस्ट की? रूल्स क्या है अभी इनकम कैलकुलेशन के, ये 4 केसेस में? तो बाद में 1310 सेक्शन डाल के उन्होंने रूल स्पेसिफाई किए, और रूल देखो क्या है। प्रोविजन ऐसा है कि यू प्रिपेयर अ पीएनएल अकाउंट, क्रेडिट साइड पे लिख दो ग्रॉस रिसीट्स, जो भी पैसा आया वो, डेबिट साइड पे सारे रेवेन्यू एक्सपेंस जो आप इंडिया में करोगे वो माइनस करो। क्या क्या माइनस मत करना? अमाउंट, ये जो रेवेन्यू एक्सपेंस है, इट शुड नॉट बी पेड फ्रॉम अ कॉर्पस, मतलब कॉर्पस से पे हुआ है तो माइनस नहीं होगा। सच एक्सपेंस इज नॉट फ्रॉम एनी लोन, ये रेवेन्यू एक्सपेंस आपने लोन में से पे नहीं किया है। नेक्स्ट, डोनेशन टू अदर ट्रस्ट इज नॉट अलाउड, ये रेवेन्यू एक्सपेंस में डोनेशंस भी नहीं आएंगे। एंड नो डेप्रिसिएशन अलाउड ऑन असेट हुज कॉस्ट वाज अलाउड एज अ डिडक्शन। समझो कि आपने एक ट्रस्ट बनाई थी, एडवांसमेंट ऑफ एनी अदर ऑब्जेक्ट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी। फर्स्ट ईयर योर ग्रॉस रिसीट्स फ्रॉम बिजनेस वर लेस देन 20%, कहने से आपको चैरिटेबल पर्पस का टैग मिल गया था, चैरिटेबल एक्टिविटी, मतलब चैरिटेबल पर्पस के लिए आप रिकॉग्नाइज माने गए थे। अब आपने वो टाइम पे कोई असेट खरीदा था, और वो टाइम पे असेट जैसे ही खरीदा, कहने से आपने फुल कॉस्ट माइनस कर दी, आपने फुल कॉस्ट जो है वो क्या कर दी है? माइनस कर दी है। तो अब वो असेट जिसपे फुल कॉस्ट माइनस हो चुकी है, क्यों? क्योंकि तब तो आपकी ग्रॉस रिसीट्स लेस देन और इक्वल टू 20% थी। फिर समझो सब्सिक्वेंट ईयर में आपकी ग्रॉस रिसीट्स मोर देन 20% हो जाती है, तो अब आपको एग्जम्पशन नहीं मिलेगा, तो अब आपको वो असेट पे डेप्रिसिएशन भी नहीं मिलेगा। या समझो आपने पहले 4 साल बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाई थी, पहले 4 साल आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाई थी, तब आपने सारे एग्जम्पशंस लिए होंगे। समझो वो 4 साल में आपने कोई असेट खरीदा था, तो आपने फुल कॉस्ट असेट की माइनस कर दी होगी। 4 साल बाद 5वें साल में समझो बुक्स नहीं बनाई, अब बुक्स नहीं बनाई, 1310 अट्रैक्ट हो गया। अब कहने से वो तुम्हारा एग्जम्पशन वाला प्रोविजन गया, ये पीएनएल अकाउंट बना, ग्रॉस रिसीट आया, डेबिट साइड पे डेप्रिसिएशन नहीं आएगा जो असेट तुमने पहले 4 साल में खरीदे थे उसमें। क्यों नहीं आएगा? पहले ही माइनस कर दिया है तुमने कॉस्ट। नो डेप्रिसिएशन अलाउड ऑन असेट उस कॉस्ट वाज अलाउड एज अ डिडक्शन। बैठ रहा है दिमाग में आपके? आई विल रिपीट अगेन, ध्यान से सुनो। समझो आपने ट्रस्ट बनाई, फर्स्ट ईयर है ट्रस्ट का, एंड आपने ट्रस्ट बनाई है फॉर एडवांसमेंट ऑफ एनी अदर ऑब्जेक्ट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी, और आपकी ग्रॉस रिसीट्स आर लेस देन और इक्वल टू 20%, मतलब ये मोर देन नहीं है, लेस देन और इक्वल टू 20 है। इसका मतलब क्या हुआ कि नहीं से अब आप चैरिटेबल पर्पस में कवर हो गए। चैरिटेबल पर्पस में अगर आप कवर हो गए
तो आप क्या करोगे, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर ट्रस्ट, कॉर्पस अलग, ये अलग, वो 15% एग्जम्पशन सब माइनस करोगे। तो कहने से तब आपने एप्लीकेशन में रेवेन्यू एक्सपेंस और कैपिटल एक्सपेंस सब माइनस किए होंगे। अब क्या हुआ, सेकेंड ईयर आया ट्रस्ट का। सेकेंड ईयर में समझो आपका जो ग्रॉस रिसीट्स है फ्रॉम बिजनेस एक्सीड्स 20%। अब आप चैरिटेबल पर्पस के डेफिनेशन में कवर्ड नहीं हो। अब आपको 1310 के हिसाब से इनकम निकालनी पड़ेगी। 1310 में पीएनएल के क्रेडिट में ग्रॉस रिसीट्स आएंगे, डेबिट में सारे रेवेन्यू एक्सपेंस आएंगे, बट रेवेन्यू एक्सपेंस में डेप्रीसिएशन अब नहीं आएगा। कौन से असेट पे, जो असेट आपने फर्स्ट ईयर में एप्लीकेशन में कंसिडर कर लिया था। अच्छा सर, एक हमें डाउट आ रहा है कि हमने अगर कोई असेट सेकेंड ईयर में खरीदा तो लो डेप्रीसिएशन उस पे तो ले ही सकते हो तुम डेप्रीसिएशन, क्योंकि उसकी थोड़ी फुल कॉस्ट आपको माइनस करने मिली है। बैठा दिमाग में, रेवेन्यू एक्सपेंसेस ही माइनस करना जो इंडिया में कर रहे हो। ये रेवेन्यू एक्सपेंस कॉर्पस में से नहीं होना चाहिए, लोन में से नहीं होना चाहिए। दूसरे ट्रस्ट को डोनेशन दोगे तो वो डेबिट नहीं होगा। एंड नो डेप्रीसिएशन अलाउड ऑन असेट उस कॉस्ट वॉज अलाउड एज डिडक्शन। समझ में आ रहा है? वो चीज ध्यान में रखना। अब जब तुम ये एक्सपेंसेस माइनस कर रहे हो तो 40A3, 40A3A एंड 40A1A ये सारे सेक्शंस का इफेक्ट देना पड़ेगा आपको। मतलब कोई भी खर्चे वर्चे किए रेवेन्यू और ये सब, तो ये सब हटाना पड़ेगा आपको। वो आता है ना कैश पेमेंट और टीडीएस के बिना और सब, तो वो हटाना पड़ेगा। तो इस तरह से आपका पीएनएल अकाउंट बनेगा। ये आपका सेक्शन 1310 है, रीड कर लो यहां से। आ रहा है समझ में? अब फ्रेंड्स, ये एक सेक्शन है 115 BBI करके, इंपॉर्टेंट प्रोविजन, ध्यान देना। अब 115 BBI पे मैंने यहां पे नोट बनाया है, ध्यान से सुनो। ये अपने सामने सेक्शन 2 से 3 बार आ चुका है। ट्रस्ट जो है ना, ट्रस्ट, उसकी इनकम पे नॉर्मली आपको स्लैब रेट्स लगते हैं, क्योंकि ट्रस्ट कवर हो जाता है अंडर HAP, तो उस पे स्लैब रेट्स लगते हैं। बट ट्रस्ट की कुछ इनकम्स जो है ना, उस पे आप लोगों को फ्लैट 30% टैक्स लगता है। अब आपको मैं याद दिलाऊंगा तो आपको प्रोविजंस याद आते जाएंगे। इसमें से मेजॉरिटी प्रोविजंस अपने हो चुके हैं, 1-2 पॉइंट एडिशनल है, वो सिर्फ समझने हैं। पहला, अमाउंट इज नॉट यूज्ड फॉर चैरिटेबल पर्पस। व्हाई? बिकॉज इट वाज नॉट रिसीव्ड। आप इसको एप्लीकेशन मान सकते हो, याद आया स्टार्टिंग में किया था। बट यस, ये पैसा यूज करना पड़ेगा इन द ईयर ऑफ रिसीट और ईयर फॉलोइंग द ईयर ऑफ रिसीट। इफ नॉट यूज्ड then it is income of the year following the year of receipt, which will be taxed at the rate of 30%. याद आया? ये 115 BBI में टैक्स हो जाएगा। सेकेंड, amount is not used. Why? Because of any other reason. Then also it is considered as application. Use it by next year. If not used, income of next year again taxed at the rate of 30%. आपने अक्यूमुलेशन किया है, अक्यूमुलेशन फॉर्म नंबर 10 भरा था, पता है? उसके नीचे मैंने 4 केसेस करवाए आप लोगों को। आपका एग्जम्पशन इज विड्रॉन, तो वो 4 केसेस में मैंने एग्जम्पशन इज विड्रॉन, आपकी इनकम विल गेट टैक्स्ड अगेन एट द रेट ऑफ 30%। अब ये केसेस याद रखने पड़ेंगे। 4, इनकम इज यूज्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ स्पेसिफाइड पर्सन। अगर आप कोई भी इनकम यूज करते हो फॉर द बेनिफिट ऑफ स्पेसिफाइड पर्सन, यानी से उधर टैक्स आ जाएगा एट द रेट ऑफ 30%, उधर टैक्स आ जाएगा एट द रेट ऑफ 30%। अभी मैंने आपको बोला था कि आपका एग्जम्पशन डिनाई हो जाएगा, और वो इनकम जो आप स्पेसिफाइड पर्सन के लिए यूज करोगे, उधर टैक्स कितना आ जाएगा? 30%। नेक्स्ट, आपने इन्वेस्ट किया बट इन मोड अदर देन 11(5).
वो 11.5 में सेफ इन्वेस्टमेंट में नहीं डाला पैसा, या फिर आपने एप्लीकेशन किया पैसा कहां, आउटसाइड इंडिया, या फिर आपने अक्यूमुलेट किया है पैसा बट नॉट एज पर द प्रोविजंस, प्रोविजंस के हिसाब से अक्यूमुलेट नहीं किया। मतलब क्या, वो फॉर्म नंबर 10 भरने को आता है वो नहीं भरा, या फिर रिटर्न फाइल करने को आता है वो नहीं किया, तो वो सब जगह पे आपका टैक्स डायरेक्टली हो जाएगा 30% के हिसाब से अंडर 115 BBI। सो पहला, सेकेंड और थर्ड केस अपना हो चुका था। अगर आपने इनकम यूज की है फॉर द बेनिफिट ऑफ स्पेसिफाइड पर्सन, तो गया यहाँ पे डायरेक्टली आपको टैक्स आ जाएगा कितना, तो यहाँ पे आपको टैक्स आ जाएगा 30% के हिसाब से, जो भी इनकम आप यूज करोगे। अपन सम करेंगे तो यू विल गेट अ क्लैरिटी। तो रुक जाओ, सम्स होने दो तो सब आपको क्लैरिटी आ जाएगा। इन्वेस्ट किया इन अ मोड अदर देन 11.5, या पैसा यूज हुआ है आउटसाइड इंडिया, या फिर आपने अक्यूमुलेट किया है नॉट एज पर द प्रोविजंस, प्रोविजंस के हिसाब से आपने अक्यूमुलेट नहीं किया है, बराबर। तो ये आपका 115 BBI करके सेक्शन है, तुम ये नोट कर लो सेक्शन, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। आया, समझ में आया? ओके, अब सुनो, अब है ना ये लास्ट पार्ट है कैलकुलेशन पर्सपेक्टिव से एनोनिमस डोनेशन करके, और फिर एक इंडिपेंडेंट दूसरा पार्ट स्टार्ट होगा। तो ये एक पार्ट डिस्कस करते हैं एनोनिमस डोनेशन, ध्यान से सुनो। अच्छा, अब क्वेश्चन आता है कि सर क्या है ये कॉन्सेप्ट एनोनिमस डोनेशन का। थोड़ा सा ध्यान से समझोगे तो यू विल गेट अ क्लैरिटी कि व्हाट इज एनोनिमस डोनेशन, कॉन्सेप्ट क्या है वो समझो। एनोनिमस डोनेशन का मतलब है कि जहां पे आप डोनेशन देते हो एंड आपकी आइडेंटिटी जो है ना वो सामने वाले को पता नहीं होती है, उसको हम बोलते हैं एनोनिमस डोनेशन। अब क्या होता है ना कि ये ट्रस्ट और सब जो चीजें है ना, ये काफी यूज होती है टू कन्वर्ट योर ब्लैक मनी इनटू व्हाइट मनी, और वो होता है थ्रू एनोनिमस डोनेशन। अब क्या हो रहा है कि एनोनिमस डोनेशन मतलब क्या, पता ही नहीं है कि पैसा किसने दिया है, डोनेशन। और ट्रस्ट को तो इनकम आ गई, ट्रस्ट क्या कर देगी, यूज कर देगी फॉर चैरिटेबल पर्पस, बोल देगी एग्जेम्प्ट पैसा। तो एनोनिमस डोनेशन के केस में गवर्नमेंट ने थोड़े से प्रोविजन अलग कर दिए है और बोला है कि हम एनोनिमस डोनेशन को है ना टैक्स करेंगे एट द रेट ऑफ 30%, एट द रेट ऑफ 30%। 30% पे हम टैक्स करना चाहते हैं एनोनिमस डोनेशन को। सो एनोनिमस डोनेशन को हम 30% पे डायरेक्टली टैक्स करना चाहते हैं। तो ध्यान से समझो, एनोनिमस डोनेशन जो है उसमें कॉन्सेप्ट क्या है कि हम आपको डायरेक्टली एनोनिमस डोनेशन पे 30% टैक्स लगाएंगे। कितना? 3030। बट यस, इसके अंदर एक पॉइंट ये है कि अगर आपको एनोनिमस डोनेशन मिला है तो पहले आप चेक करो कि आप रिलीजियस ट्रस्ट हो कि चैरिटेबल ट्रस्ट हो। अगर आप रिलीजियस ट्रस्ट हो, रिलीजियस, अब रिलीजियस मतलब क्या, मंदिर और सब। थोड़ा सा दिमाग चलाओ यार, मंदिर और सब के केस में तो डोनेशन वैसे भी कहने से एनोनिमस ही होगा। तुम तो उधर 500 रुपया डालोगे तो उस पर नाम और सब एड्रेस और सब लिख के नहीं डालने वाले हो कि ये मेरा 500 रुपया। तो वो लोग क्या बोल रहे हैं कि जब होली रिलीजियस ट्रस्ट होगी ना, होली रिलीजियस ट्रस्ट, 115 BBC करके जो सेक्शन में आपको पढ़ाने जा रहा हूं वो एप्लीकेबल नहीं है। मतलब ये नहीं है कि टैक्स नहीं लगेगा, लगेगा नॉर्मल रेट पे, 30% रेट नहीं लगेगा। ये जो सेक्शन में आपको पढ़ाने जा रहा हूं अभी 115 BBC करके, ये सेक्शन में 30% टैक्स है, ये नहीं लगेगा 30% नॉर्मल। क्यों? अरे यार रिलीजियस ट्रस्ट है यार, रिलीजियस ट्रस्ट को तो डोनेशन एनोनिमस ही होगा। अब उनके केस में हम लोगों ने ये प्रोविजन रख दिया तो उनका नुकसान हो गया। अब जो होली चैरिटेबल ट्रस्ट होगी, चैरिटेबल ट्रस्ट,
वहां पे 115 बीबीसी अप्लाई हो जाएगा। और हम कितना टैक्स लगाएंगे एनोनिमस डोनेशन पे? 30% टैक्स लगाएंगे। लेकिन 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 ध्यान से सुनना, जो स्पेसिफाइड एक लिमिट सेट की गई है, उतने लिमिट तक अगर डोनेशन है ना तो उस पे नॉर्मल रेट लगेगा और बाकी पे ही 30% लगेगा। सो एनोनिमस डोनेशन किसको मिला है पहले वो चेक करो। एनोनिमस डोनेशन अगर सिर्फ रिलीजियस ट्रस्ट को मिल रहा है, रिलीजियस ट्रस्ट, तो 115 बीबीसी इज नॉट एप्लीकेबल। 115 बीबीसी इज नॉट एप्लीकेबल। नॉर्मल रेट पे टैक्स लगेगा आपको, नॉर्मल। एंड अगर एक होली चैरिटेबल ट्रस्ट को डोनेशन मिल रहा है एनोनिमस, तो एक स्पेसिफाइड लिमिट की है कि भाई थोड़ा बहुत डोनेशन रहा तो चलेगा, उधर नॉर्मल रेट ही लगा देंगे, बैलेंस पे हम 30% लगाएंगे। क्वेश्चन है कि सर ये स्पेसिफाइड लिमिट क्या है? तो देखो स्पेसिफाइड लिमिट नीचे दी गई है कि 5% ऑफ टोटल डोनेशंस और 1 लाख विच एवर इज हायर 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 हायर। ये दोनों में से जो भी हायर आया, मतलब तुम्हें समझ में आ रहा है 1 लाख का लिमिट तो है ही, प्लस आपको जो भी टोटल डोनेशंस मिले उसका 5% ले लो। दोनों में से जो भी हायर आया, आप क्या करो, आपको समझो टोटल डोनेशंस जो एनोनिमस मिले वो 6 लाख के हैं और आपकी जो लिमिट आ रही है वो 3 लाख आ रही है, तो 3 लाख को अलग कर दो, ये 3 लाख पे नॉर्मल रेट और बैलेंस 3 लाख पे 30%। बैलेंस 3 लाख पे 30% बैठ रहा है दिमाग में। एंड अगर समझो मिक्स्ड ट्रस्ट है, मतलब क्या, चैरिटेबल एंड रिलीजियस दोनों साथ में है, मतलब एक मंदिर है और वो मंदिर के अंदर, वो मंदिर जो है वो एक हॉस्पिटल भी चला रहा है, या वो मंदिर जो है वो एक स्कूल भी चला रहा है, या फिर वो मंदिर जो है वो यू कैन से रिलीफ ऑफ पुअर को भी हेल्प कर रहा है, पुअर लोगों को भी हेल्प कर रहा है। सो इट इज अ मिक्स्ड ट्रस्ट, चैरिटेबल एज वेल एज रिलीजियस। बट अब ध्यान से सुनना, इधर भी 115 बीबीसी इज नॉट एप्लीकेबल, नॉर्मल रेट पे ही टैक्स लगेगा। मतलब अगर फुल्ली रिलीजियस ट्रस्ट हुआ तो भी 115 बीबीसी इज नॉट एप्लीकेबल, चैरिटेबल प्लस रिलीजियस मिक्स्ड हुआ तो भी 115 बीबीसी इज नॉट एप्लीकेबल। अब ध्यान से सुनना, अगर आपने एक ट्रस्ट बनाई है जो रिलीजियस भी है और चैरिटेबल ट्रस्ट भी है, एग्जाम्पल लो कि आपने एक टेम्पल बनाया, वो टेम्पल जो है ना, टेम्पल, वो टेम्पल के साथ साथ आप लोगों ने समझो कि रिलीफ ऑफ पुअर की भी ट्रस्ट बना दी है साथ में, मतलब जो भी पैसा आएगा वो वहां पे भी यूज होगा। इट इज अ मिक्स्ड ट्रस्ट। और अब आपको डोनेशंस आ रहे हैं, यानी से आपको जो भी डोनेशंस आ रहे हैं एनोनिमस डोनेशंस, यानी से वहां पे 115 बीबीसी अप्लाई नहीं होगा, नॉर्मल पे। बढ़िया। अब तुम समझो यहां पे उन्होंने एक एक्सेप्शन क्रिएट किया, और एक्सेप्शन क्या है कि अगर चैरिटेबल पर्पस में दो है, एक मेडिकल और एक एजुकेशन, बस दो ही, सिर्फ दो ही, मेडिकल एंड एजुकेशन, तो समझो एक मंदिर है और वो मंदिर एक स्कूल भी चला रहा है। अब वहां पे क्या हुआ है कि उन्होंने 2 दान पेटी रखी हुई है, डोनेशन बॉक्स। अगर आप डोनेट करते हो पैसा कहां पे? मंदिर के डोनेशन बॉक्स में, इट इज एनोनिमस डोनेशन, नाम वाम तो लिखोगे नहीं। एंड अगर आप एजुकेशन, मतलब वहां पे स्कूल के लिए भी एक दान पेटी रखी है, वहां पे डोनेट करोगे तो भी आप नाम वाम नहीं लिखोगे। याद रखना, अगर इट इज अ मिक्स्ड ट्रस्ट, रिलीजियस एंड चैरिटेबल, और चैरिटेबल में सिर्फ दो ही, एजुकेशन और मेडिकल रिलीफ है, तो वो लोग ने एक प्रोविजन क्या रखा है कि अगर डोनेशन आपको मिल रहा है, डोनेशन इज रिसीव्ड विद अ स्पेसिफिक डायरेक्शन दैट इट इज टू बी यूज्ड फॉर एजुकेशन, मेडिकल, इट इज टू बी यूज्ड बाय एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, मेडिकल इंस्टीट्यूशन, हॉस्पिटल एंड यूनिवर्सिटी, तो उस पे फिर 115 बीबीसी हम अप्लाई करेंगे। एक मिनट, कंफ्यूज मत होना, ये लोग ने क्या प्रोविजन बनाया है कि अगर मिक्स्ड ट्रस्ट है, समझो चैरिटेबल भी है एंड रिलीजियस भी है। अब रिलीजियस ट्रस्ट में समझो रिलीजियस ट्रस्ट के साथ चैरिटेबल एक्टिविटी जो है वो रिलीफ ऑफ पुअर है, वो फिर 115 बीबीसी अप्लाई ही नहीं होगा। समझो कि रिलीजियस ट्रस्ट के साथ चैरिटेबल एक्टिविटी में इट इज प्रिजर्वेशन ऑफ दैट मॉन्यूमेंट्स,
115 बीबीसी अप्लाई नहीं होगा, नॉर्मल रेट पे जाएगा। बट अगर चैरिटेबल के साथ साथ कोई स्कूल है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट या फिर कोई हॉस्पिटल है, ये पैरेलली आप रन कर रहे हो, तो फिर जो भी डोनेशंस आपको एजुकेशन एंड मेडिकल या हॉस्पिटल या यूनिवर्सिटी के लिए मिलेंगे, एनोनिमस डोनेशन, उस पे 115 बीबीसी अप्लाई होगा। सिर्फ दो ही चीजें हैं यहाँ पे, एजुकेशन एंड मेडिकल, वो ध्यान में रखना। अब हम लोग सम पे जा रहे हैं, लेकिन पहले ये 115 बीबीसी का प्रोविजन है। आप लोगों को ये पार्ट अगर नोट करना हो तो आप कर सकते हो, फिर अपन सम स्टार्ट करते हैं, उसमें मैं आपको क्लैरिटी देता हूं। चलो अब यहां पे ध्यान दो, देखो एक सम करते पहले तो थोड़ा क्लैरिटी मिलेगा अपने को। पढ़ो ये सम, इसको आप इधर 24, 25 और इधर, ठीक है, वो 23, 24 इधर 25 कर सकते हो। ठीक है, एक एक साल बढ़ा देना है। पढ़ो ये, शांति से सम पढ़ो। पढ़ा? अब देखो इसमें ना मैं आप लोगों को ICAI का भी सोल्यूशन सामने रख के थोड़ी बहुत चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि क्या होता है ना, ये आप 2-3 जगह पे सोल्यूशन देखते हो और आप फिर कंफ्यूज हो जाते हो। तो इसके लिए अपन साथ साथ में देखेंगे। थोड़ा पुराना है ये क्वेश्चन, तो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। एक सेकेंड, बहुत पहले आया हुआ है, 17-18 में आया हुआ है। ठीक है, देखो पहले तो ये क्वेश्चन में आपको ग्रॉस रिसीट्स मिली हुई है। कितनी है ग्रॉस रिसीट्स? 590 रुपीज इन लैक्स है, वो याद रखना। वॉलेंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन रिसीव्ड फ्रॉम पब्लिक इंक्लूडिंग एनोनिमस डोनेशन ऑफ 5 lakhs, सब मिला के 25 लाख है, 25 लाख। अब वो लोग ने क्या किया है, एनोनिमस डोनेशन को तो बोल ही दिया है, क्या क्या हम अलग से टैक्स करेंगे? इट इज़ अ चैरिटेबल ट्रस्ट, तो एनोनिमस डोनेशन तो अलग से ही टैक्स होने वाले हैं। बढ़िया, स्पेसिफाइड लिमिट तक कहने से वो नॉर्मल रेट पे टैक्स होंगे। स्पेसिफाइड लिमिट से बढ़ा तो वो 30% पे टैक्स होगा। ये सब में एक चीज दी गई है, गवर्नमेंट ग्रांट्स 8 lakhs, डोनेशन गिवन टुवर्ड्स कॉर्पस टू अ ट्रस्ट रजिस्टर्ड अंडर 1023C, अमाउंट अप्लाइड फॉर द पर्पज ऑफ स्कूल and included in 5 above, a sum of 5 lakh being amount applied for the benefit of the founder of the trust. इसमें से 5 लाख रुपया यूज हुआ है फॉर फाउंडर। The trust set about 55 lakhs for acquiring a building to expand its schools, but the amount was paid in December 25 when the sale deed was registered. Excess of expenditure over the income of a previous year is 25. बराबर? अब इसमें 3-4 डाउट्स आपके सॉल्व हो जाएंगे सारे, अच्छे से समझो। सेम क्वेश्चन यहाँ पे ही है, ये एग्जाम में पूछा गया है। अब है ना, मैं इसके पहले सोल्यूशन पे भी आ जाता हूँ, यहाँ ध्यान से सुनो। अभी आप लोगों को ये कैसे अप्लाई करना है, क्वेश्चन समझाए पहले। अब सुनो, पहले तो ये 590 lakhs ले लो, 590 lakhs।
एनोनिमस डोनेशन जो है ना, एनोनिमस डोनेशन वो हटा दो, तो बैलेंस कितना बचा? 20 लाख बचा, 20 लाख, वो 20 लाख ले लो, प्लस आप 8 लाख गवर्नमेंट ग्रांट। पैसा जो आ रहा है पहले अपन वो ले रहे हैं सिर्फ। अब ये तीनों मिला के 590 प्लस 20 प्लस 8 ये पैसा आया है। अब सुनो, अब सुनो, अब आती है बात एनोनिमस डोनेशन की। अब एनोनिमस डोनेशन के केस में हमें क्या करना पड़ेगा? नॉर्मल रेट पे भी टैक्स होता है एनोनिमस डोनेशन, और स्पेशल रेट पे भी टैक्स होता है। तो नॉर्मल रेट पे कितना टैक्स होगा? तो उसके लिए लिमिट है। कितनी है लिमिट? 5% ऑफ टोटल डोनेशंस और 1 लाख विच एवर इज हायर। क्वेश्चन क्या आ रहा है? 5% ऑफ टोटल डोनेशंस लेना है। टोटल डोनेशंस का मतलब क्या? टोटल डोनेशंस का मतलब क्या? एक ही डाउट तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए अभी के लिए कि सर हमारे पास एक तो है डोनेशन 25 लाख तो आए ही है। तुम्हारा डाउट होना चाहिए सर गवर्नमेंट ग्रांट डोनेशन में आएगा कि नहीं। ये पहला डाउट तुम लोगों को आना चाहिए। सर ये सब डाउट्स है ना जब पढ़ने बैठते हैं ना तब ज्यादा आते हैं। सो अभी मैंने आप लोगों को यहां पे इसीलिए बोला है कि ये देखते अपन कि इन्होंने 5% किसका लिया है। तो आप अगर मॉड्यूल में देखोगे तो एनोनिमस डोनेशन मॉड्यूल मतलब ये जो क्वेश्चन पेपर है उसमें ये देखो 5% लिया हुआ है ऑफ 25 lakhs। ये सोल्यूशन है आईसीएआई का। मैं आप लोगों को आईसीआई का सोल्यूशन इसीलिए बता रहा हूं तब क्योंकि क्या होता है ना कहीं कहीं पे कोई जगह पे आप ऐसा भी देख सकते हो कि 5% उन्होंने ले लिया है 25 lakhs का नहीं 33 lakhs का। तो अब मैं आपको आईसीएआई के हिसाब से बताने जाऊं तो आना चाहिए 25 lakhs। ये सब चीजें आप कहीं ना कहीं आपको चाहिए तो ऊपर नीचे नोट डाउन कर लेना, तो ताकि क्या है ना कंफ्यूजन ना हो कि गवर्नमेंट ग्रांट जो है इज नॉट टू बी कंसिडर्ड इन टोटल डोनेशंस। सो ये देखो आपके सामने आंसर है 5% लिया हुआ है कितने का? 25 का। अब जो 5% आया ना 5% वो आ रहा है देखो 1,25,000। कितना आ रहा है वो? 1,25,000। अब ये 1,25,000 आपका जो 5 लाख का डोनेशन है 5 लाख का, इसमें से 125 अलग कर दो। 125 अलग, 375 अलग। तो जो 125 है ना 125 ये आपका ये 590, 28 और 1.25 में ऐड कर दो। अभी ये नॉर्मल रेट वाली इनकम है सब, इस पे कोई आपको स्पेशल प्रोविजन नहीं लगाने हैं। और नीचे देखोगे तो देखो यहाँ पे ऐड एनोनिमस डोनेशन, ये अलग से ऐड करना है। इधर कोई चैरिटेबल पर्पस नहीं, डायरेक्टली 30%। कितना है? टैक्सेबल एट द रेट ऑफ 30% 3.75। पहले ये समझ में आना चाहिए। अच्छा तुम और एक चीज समझो क्या कि ये जो 1.25 आया विच इज 5%, इसका हमने टोटल किया और इस पे आपको देखो ब्लैंकेट एग्जम्पशन भी मिल गया 15% का। 15% का ब्लैंकेट एग्जम्पशन भी। तुम समझो दिस इज लाइक योर नॉर्मल इनकम, दिस इज लाइक इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर ट्रस्ट। तो अब अगर मुझे कोई बोलेगा तो देखो मैं क्या बोल रहा हूं, आप जब ये लिखते हो ना क्या इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर ट्रस्ट, तो इसमें आपका सारा इनकम आ जाता है दैट इज डोनेशंस रिसीव्ड, कैपिटल गेन्स, रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, सब इनकम आ जाता है। इवन इसमें गवर्नमेंट ग्रांट भी आ जाएगा। और इसके अंदर आपका ये जो एनोनिमस डोनेशन है, कौन सा एनोनिमस डोनेशन? जो नॉर्मल रेट पे टैक्स होता है, एनोनिमस डोनेशन
जिसपे नॉर्मल रेट लगता है, नॉर्मल रेट, या नहीं से इसको भी इंक्लूड करो सबको, और फिर आप लेस करो 15%। बैठ रहा है दिमाग में आपके अभी? मतलब मैं ये सिखाना चाहता हूं जो नॉर्मल रेट वाला एनोनिमस डोनेशन है, कहने से उस पे भी आपको एग्जम्पशन मिलेगा, एंड इफ नॉर्मल रेट वाला एनोनिमस डोनेशन इज यूज्ड फॉर चैरिटेबल पर्पस, कहने से वो एग्जाम भी हो जाएगा। So, वो एक चीज ध्यान में रखना। गवर्नमेंट ग्रांट वाला आपको पॉइंट मैंने क्लियर करवा दिया है यहाँ पे। अब इधर तो उन्होंने और भी कुछ लिखा ही है, टैक्सेबल सिंस ओनली द ग्रांट फॉर द पर्पस ऑफ कॉर्पस ऑफ द ट्रस्ट एस्टैब्लिश्ड बाय सेंट्रल स्टेट state government is excluded from the definition. Government grants would be exempted based on the assumption that money foundation is set up by central or state government and the grant is towards the corpus of the trust. सब छोड़ दो। वो लोग बोल रहे हैं कि अगर कॉर्पस होता ही है तो वो एग्जम्प्ट हो जाता। शॉर्ट में मैं बोलने जाऊँ तो कॉर्पस वैसे भी आपको पता ही है एग्जम्प्ट ही है। अब मुझे ये सब में कौन सी चीज में दूसरा इंटरेस्ट है, मैंने एक तो गवर्नमेंट ग्रांट आपको बहुत क्लियरली बता दिया कि एनोनिमस डोनेशन का 5% कैलकुलेट करते हो तब एनोनिमस गवर्नमेंट ग्रांट को इंक्लूड नहीं करना है। अब थोड़ा सा फॉर्मेट में मैं आगे बढ़ रहा हूं। ये देखो, आपको डोनेशन दिया गया है दूसरी ट्रस्ट को टुवर्ड्स कॉर्पस, नहीं मिलेगा। दूसरी ट्रस्ट को दिया ना डोनेशन, ये वाला किधर गया, ये कॉर्पस डोनेशन इज नॉट अलाउड ना, वो कॉर्पस नहीं मिलेगा। सिर्फ आपके नॉलेज के लिए पहले मिलता था, तो आप सॉल्यूशन देखोगे आईसीआई का तो उसमें दिया होगा। दूसरा ये देखो, अमाउंट सेट अपार्ट फॉर बिल्डिंग, बिल्डिंग के लिए आपने ये सेट अपार्ट किया हुआ है। अमाउंट सेट अपार्ट मतलब साइड में रखा है अभी, मतलब तुम्हें समझ में आ रहा है, दिस इज लाइक अ लायबिलिटी इज क्रिएटेड बट पेमेंट इज नॉट येट मेड। तो अब ये भी माइनस करने नहीं मिलेगा। ये देखो नील, यहाँ पे नील। सिर्फ आपके नॉलेज के लिए बता दूं, ये देखो अमाउंट सेट अपार्ट जो था ना पहले, इधर गया, हाँ ये देखो अमाउंट सेट अपार्ट, ये दिख रहा है अमाउंट सेट अपार्ट 55 लाख, ये वाला 55 पहले मिलता था, पता है मैंने भी ये लिखा था, क्रिएशन ऑफ लायबिलिटी वाज अलाउड। अब नहीं मिलता, अब इट इज टू बी पेड तो ही मिलेगा। तो ये गया आपका, अभी तो नील हो गया। अच्छा, दूसरा एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम ऑफ लास्ट ईयर। लास्ट ईयर का एप्लीकेशन ज्यादा हो गया था इनकम के कंपैरिजन में, तो देयर वाज अ लॉस 25 का, क्या हो जाएगा, ये भी नहीं मिलेगा। बराबर, ये देखो इधर एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर, ये वाले केस में देखो एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम 16-17 का पहले मिलता था, ये भी। काफी सारी चीजें चेंज हो गई है अब सुनो, अब एक पॉइंट जिसका आपको और क्लैरिटी लेना है यहाँ पे, वो है नेक्स्ट पॉइंट, ये वाला, अमाउंट अप्लाइड फॉर द पर्पस ऑफ स्कूल्स। कितना यूज किया है, 380, बट 380 में से 5 लाख जो है वो यूज हुआ है फॉर द बेनिफिट ऑफ फाउंडर ऑफ द ट्रस्ट। अब तुम समझ पा रहे हो, अगर तो ऐसे तो कहने से ये ट्रस्ट का एग्जम्पशन ही डिनाई हो जाना चाहिए था, लेकिन अगर आप मेडिकल और एजुकेशन के केस में स्पेसिफाइड पर्सन को बेनिफिट देते हो तो कहने से आपका एग्जम्पशन डिनाई नहीं होगा। अब आपका पहले तो ये 380 लाख जो एप्लीकेशन है ना, एप्लीकेशन, उसको ही उन्होंने देखो कितना कर दिया है, 375। बोला कि वो 5 लाख को हम एप्लीकेशन नहीं मानेंगे, दैट इज नॉट अप्लाइड फॉर चैरिटेबल पर्पस। और दूसरी चीज, अगर आपको वो प्रोविजन याद हो तो देखो यहां पे लिखा था, अ चैरिटेबल और रिलीजियस ट्रस्ट रनिंग एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और अ मेडिकल इंस्टीट्यूशन और अ हॉस्पिटल shall not be denied the benefit of exemption under 11 merely due to the reason that benefit of education and medical has been provided to a specified person. इसको 5 लाख का बेनिफिट दिया है अपन ने, बट उसके वजह से उसका एग्जम्पशन विड्रॉ नहीं होगा। However, the value of such facility provided to such person, either free of cost or at concessional rate, would be deemed to be the income of the trust. अब इसका मतलब क्या पता है तुम्हें, वो 5 लाख एप्लीकेशन में तो मिलेगा ही नहीं,
जो बेनिफिट फाउंडर के बेनिफिट के लिए यूज हुआ वो 5 लाख एप्लीकेशन में तो आएगा ही नहीं, बट ये 5 लाख अलग से तुम्हें यहाँ पे टैक्स हो जाएगा, अलग से टैक्स हो जाएगा। सो अप्लाइड फॉर द बेनिफिट ऑफ द फाउंडर ऑफ द ट्रस्ट, यहाँ पे चेंज करना है फॉर द बेनिफिट ऑफ फाउंडर से। ये 5 लाख आपको अलग से टैक्स होगा। मेन मुझे ये सिखाना है कि 2 जगह पे इफेक्ट देना पड़ेगा, एक तो एप्लीकेशन में नहीं लेना है और दूसरा इसको अलग से टैक्स करना है। ये चीज ध्यान में रखना आप लोग। ये देखो यहां पे हम लोगों ने अलग से टैक्स किया हुआ है, ये रहा 5 लाख, और तुम देखो तो एप्लीकेशन में से 90 - 5 किया हुआ है। वो पहले 90 अमाउंट 90 था, वो सब मैंने चेंज किया है। बैठ रहा है आपके दिमाग में ये पॉइंट? आपको अलग से टैक्स करना पड़ेगा वो 5 लाख। समझो ये 5 लाख जो है ना, ये 5 लाख आपने यूज किया किसके बेनिफिट के लिए? फाउंडर ने तो कुछ पैसा दिया ही नहीं है आपको, पूरा का पूरा 5 लाख उसके बेनिफिट के लिए। तो पहली चीज वो आपके एप्लीकेशन में नहीं आएगा। नहीं तो क्या हो जाएगा पता है, आप 5 लाख ऐड करोगे और 5 लाख माइनस भी हो गया, तो कोई टैक्स ही नहीं आया फिर तो वो 5 लाख के ऊपर। तो 5 लाख एप्लीकेशन में भी नहीं आएगा और 5 लाख अलग से टैक्स होगा, और उस पे जो टैक्स लगेगा ना वो लगेगा अंडर 115 BBI 30% के हिसाब से। क्यों 30% के हिसाब से? वो मैंने आपको अपनी थोड़ी देर पहले सेक्शन सिखाया था 115 BBI। और ये जो आपकी इनकम बच गई ना ट्रस्ट की, ये वाली इनकम पे ट्रस्ट को नॉर्मल रेट पे टैक्स लगेगा। तो ये वाली इनकम नॉर्मल रेट, एनोनिमस डोनेशन जो स्पेसिफाइड लिमिट से ज्यादा है उस पे 30%, एंड जो बेनिफिट ट्रस्ट को मिला उस पे 30%, वो फाउंडर को जो बेनिफिट दिया गया। अब इसमें आपको क्लैरिटी मिलना चाहिए। नंबर 1 गवर्नमेंट ग्रांट का, एनोनिमस डोनेशन का, एंड लास्ट ये जो प्रोविजन था अपना बेनिफिट ऑफ फाउंडर वाला, ये सब का क्लैरिटी मिलना चाहिए, इसीलिए ये सम रखा गया है। बराबर? देख लो एक बार सॉल्यूशन, फिर आगे बढ़ते हैं। बराबर? अच्छा, नेक्स्ट सम ऐसे सॉल्व करना, कंसिडरिंग प्रीवियस ईयर इज 23-24। ऐसे सॉल्व करना है अपने को, शांति से पढ़ो। किया सॉल्व? आया आंसर? आया? कुछ समझ में आया? ओके। अब देखो इसमें 150 लाख का आपको टोटल डोनेशन मिला है, कॉर्पस 20 है। तो पहले ही क्या किया है देखो, 150 में से कॉर्पस हटा दिया है, कॉर्पस हटा दिया, ठीक है। फिर डोनेशन ऑफ 20 lakhs फ्रॉम माइकल, अ फॉरेन डोनर, विच वॉज रिसीव्ड ऑन 31 मार्च 24, लास्ट में आया है। बट अभी देखो ये आपको एप्लीकेशन तभी मानना पड़ेगा जब फॉर्म भरोगे उसके लिए, तो वो एप्लीकेशन मान लिया जाएगा। वो अदर रीजन था ना, कि अदर रीजंस के वजह से अगर आप अप्लाई नहीं कर पाते हो, एक तो था अमाउंट नहीं मिला उसके लिए और दूसरा था अदर रीजन, तो दिस कैन बी फिटेड इनटू अदर रीजन। तो अभी तो कहना ही से अभी तो हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, अभी तो हम लोग 130 जो है वो ले रहे हैं डायरेक्टली। अब है ना, अब ये सम में मुझे आप लोगों को एक चीज और एक्सप्लेन करनी है। क्या? ये डी पॉइंट देखो, आपने एक लैंड बेची और दूसरी लैंड खरीदी, असेट बेच के असेट खरीदा है। तो अब ये लैंड बेचा तो 10.50 माइनस 5 लाख, वो आपका कैपिटल गेन्स आया। तो देखो ये कैपिटल गेन्स यहां पे ऐड हो गया। और उसके बाद आपने नया लैंड 12 लाख का खरीदा, मतलब एक्स्ट्रा खर्चा कितना किया है? 7 लाख किया है, 7 लाख। अब आपको याद हो तो देखो यही 7 लाख आपको ऐसे समझ में आ रहा हो तो ये देखो, ये 2 पार्ट में मैंने डिवाइड कर दिया, टू द एक्सटेंट ऑफ कैपिटल गेन्स और एक्सेस अमाउंट। मैंने आपको ऐसा ही प्रेजेंटेशन करवाया हुआ है पहले भी।
बराबर। उसके बाद ये जो भी अमाउंट्स आए इसका 15% ले लो, 15% माइनस करो, बैलेंस जो भी बचेगा उसमें से सारे खर्चे माइनस करते जाओ। अच्छा, सैलरी ऑफ स्टाफ माइनस हो जाएगा। दूसरा क्या माइनस हो जाएगा, ये 10 लाख, 10 लाख में से 30,000 क्यों हटा दिया अपन ने, वो 40A3 वाला सेक्शन आ जाएगा यहाँ पे, 40A3 बराबर। फिर आप लोगों ने कैपिटल गेन्स जो इन्वेस्ट किया वो अलग से लिख दिया। फिर क्या हुआ है आगे, लैपटॉप खरीदे 50,000 के, तो वो 2.5 लाख रुपया माइनस हो गया लैपटॉप। फिर उसके बाद ये वाले पॉइंट को थोड़ा सा देखते, साइड में रखो अभी। 2 एडिशनल रूम्स मेजरिंग 1500 वॉज कंस्ट्रक्टेड। तो ये 2 रूम कंस्ट्रक्ट किया और एक सेकेंड ना सर, हाँ पहले तो ये देखो, द ट्रस्ट हैज accumulated 30 lakhs under 11(2) in financial year 1920 for constructing a school building. Amount spent for the said purpose till 31st March 24 was 27 lakhs. The project is completed in a savings of 3 lakh. 3 lakh का सेविंग्स हुआ। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, 1920 में आप लोगों ने पैसा अक्यूमुलेट किया था, 2021, 21, 22, 22, 23, 23, 24 और 24, 25, यानी से आपके 5 साल नेक्स्ट ईयर में एक्सपायर होने वाले हैं। तो यहाँ पे देखो एक नोट डाल दिए कि वो तो टैक्सेबल होगा नेक्स्ट ईयर में ही, वो तो टैक्सेबल कब हो जाएगा, नेक्स्ट ईयर में, बराबर। और फिर इसका 2 एडिशनल रूम्स मेजरिंग 1500 ईच वॉज कंस्ट्रक्टेड इन एग्जिस्टिंग कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, ये माइनस नहीं हुआ है कॉस्ट, तो वो माइनस करना पड़ेगा आपको। कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ एडिशनल रूम कितना आ रहा है, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ एडिशनल रूम 1500 इंटू 1200, 18 लैक्स आ रहा है। अच्छा, वो 18 लैक्स माइनस करो, ये माइनस हो जाएगा, और लास्ट में कॉर्पस डोनेशन दिया है तो वो माइनस नहीं होता। अच्छा, फाइनल आंसर यही है कि चेंज करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा आपने 1997,500 माइनस 18 लैक्स, 197,500 बराबर। अब इसमें मुझे आप लोगों को एक तो ये कैपिटल गेन्स वाला पॉइंट सिखाना है। अभी तुम्हें डाउट नहीं आएगा, कुछ भी डाउट बाद में आएगा, कब मैं आपको बताता हूं। यही सम है ना, एग्जाम में भी पूछा गया है। ये रहा, डी एडजस्टमेंट पढ़ो, सिर्फ डी एडजस्टमेंट। ये सम पूछा था इन अ ईयर 1819, प्रीवियस ईयर 1819 में सम पूछा था। ये पढ़ो, डी एडजस्टमेंट पढ़ो। पढ़ा? अच्छा, एक ही मिनट है, ये 2 एडिशनल रूम्स है क्या वहाँ पे, वो 2 एडिशनल रूम है, तो आई थिंक इधर 18 नहीं आएगा, इधर 36 आ जाएगा, और 36 आएगा तो आपका लास्ट में ये नेगेटिव आंसर हो जाएगा। वो नेगेटिव अभी नेक्स्ट ईयर नहीं मिलेगा फिर आपको,
बराबर 36 आएगा। ठीक है, हाँ चलो ये सम पे आ जाओ वापस। ये जो एडजस्टमेंट है ना, डी एडजस्टमेंट, मुझे उसी में इंटरेस्ट है अभी बस, और कोई एडजस्टमेंट में इंटरेस्ट नहीं है। अ लैंड बिलोंगिंग टू अ ट्रस्ट इन अ विलेज which was purchased in a year 1314 for 5 lakh was sold for 10.5 lakhs. 10.5 lakhs में आपने बेचा ये लैंड एंड अनदर लैंड एडजस्टेंट टू द ट्रस्ट प्रीमाइसेस वाज परचेज्ड। क्या क्या इसमें क्या क्या टारगेट कर रहा हूं मैं, कौन से एरिया को टारगेट कर रहा हूं, कब खरीदा ये लैंड 1314 में, और कब ट्रांसफर हुआ ये लैंड। ये ट्रांसफर हुआ कहने से करंट ईयर दैट इज 1819 में, क्योंकि असेसमेंट ईयर इज 1920। तो ये करंट ईयर में ट्रांसफर हुआ। इससे क्या पता चलता है 1314 से 1819, कहने से आपका असेट लॉन्ग टर्म है, लॉन्ग टर्म, और लॉन्ग टर्म है तो इंडेक्सेशन का पॉइंट आएगा। अब क्वेश्चन क्या आ रहा है कि क्या इसमें इंडेक्सेशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा ट्रस्ट के केस में। तो अब आप सॉल्यूशन देखो, फिर अपन डिस्कस करते हैं। सॉल्यूशन में उन्होंने 10.5 माइनस 5 किया है जो अपन ने किया था। नीचे पढ़ो ना क्या लिखा है नोट। सिंस द क्वेश्चन डज नॉट स्पेसिफाई CII, इंडेक्सेशन हैज बीन इग्नोर्ड। अब इसका मतलब क्या है पता है, क्वेश्चन में अगर CII दिया होता तो हम इंडेक्सेशन लेते। यही मीनिंग निकल रहा है ना ये सेंटेंस का। अब मैं आपको सिर्फ बता दूं आपके नॉलेज के लिए, कुछ लोग क्या बोलते पता है, ट्रस्ट के केस में इंडेक्सेशन आना ही नहीं चाहिए, ट्रस्ट के केस में इंडेक्सेशन आना ही नहीं चाहिए। बट यस, अकॉर्डिंग टू मी, ये देखो यहाँ पे लाइन जिस हिसाब से लिखी है उसका मीनिंग ये निकलता है कि CII अगर दिया होता तो फिर हम इंडेक्सेशन लेते हैं। क्वेश्चन को मैंने थोड़ा मॉडिफाई कर दिया था। ये क्वेश्चन जो है ना उसमें मैंने ईयर ही 22-23 बता दिया था लास्ट ईयर, और 23-24 करंट ईयर है, तो मैंने होल्डिंग पीरियड को चेंज किया है। होल्डिंग पीरियड मैंने 1 साल ही रखा है ताकि असेट क्या बन गया, शॉर्ट टर्म। अब अगर शॉर्ट टर्म असेट है तो इंडेक्सेशन का पॉइंट वैसे भी नहीं आएगा। बैठा दिमाग में आपके। बट यस, अगर क्वेश्चन में लॉन्ग टर्म भी है तो भी मैं बोल रहा हूं इन्होंने इंडेक्सेशन नहीं लिया है। क्यों नहीं लिया इंडेक्सेशन, क्या रीजन नहीं लेने का इंडेक्सेशन, CII नहीं दिया है इसीलिए। तो ये आप लोगों को डाउट बाद में आएगा, अभी नहीं, बाद में आता है ये डाउट। अच्छा, दूसरी चीज आपको मैं अगर याद दिलाऊं तो ये मैंने करवा दी है वैसे। ये देखो 135,50,000 आया, उसका हमने 15% ले लिया। बट अगर तुम समझ पा रहे हो तो ये क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन के अंदर ये 40 लाख का खर्चा जो हुआ है, टीचर्स को हमने जो सैलरी वैलरी दी है या अदर जनरल एक्सपेंसेस है, ये खर्चे तो कहने से इनकम कमाने के लिए ही हुए हैं। अब तुम देखो ये सॉल्यूशन में सेकंड नोट क्या बोल रहा है, सेकंड नोट, ये देखो सेकंड नोट पढ़ो क्या लिखा है। पढ़ा आपने सेकंड नोट? आपको याद हो ना तो मैंने आपको 2 व्यूज दिए थे, एक्सपेंसेस फॉर चैरिटेबल पर्पस एंड एक्सपेंसेस इनकर्ड टू अर्न इनकम। उसपे मैंने आपको 2 व्यूज लिखाए हुए स्टार्टिंग में। वो 2 व्यूज में से तुम्हें समझ में आ रहा है, अपन ने यहाँ पे तो डायरेक्टली 15% ग्रॉस का ले लिया। ऑल्टरनेटिवली व्हाट यू कैन डू इज, ये 135 में से 40 माइनस करो और 970 कौन सा, वो 10 लाख वाला, उसमें से 970 माइनस करो, इतना बचेगा और उसका 15% ले लो आप। उसका कितना परसेंट ले लो, 15%। तो ये भी आपका और एक व्यू है, बैठा दिमाग में आपके।
क्लियर? तो ये आपका जो पार्ट था चैरिटेबल ट्रस्ट का, इतना पार्ट कंप्लीट हो चुका। अब मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, ये कॉन्सेप्ट क्या है उसका। इट विल नॉट टेक मोर टाइम, कल के दिन में अपन ये खत्म कर देंगे। अब ध्यान से सुनो, ये कॉन्सेप्ट क्या है। इस पे एग्जाम में 2 से 3 बार क्वेश्चंस आ चुके हैं। इस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं एग्जिट टैक्स करके। एग्जिट टैक्स। ट्रस्ट जो है वो अगर 3 सिचुएशन में फॉल हो जाती है तो ये कॉन्सेप्ट ट्रस्ट को अप्लाई होता है, जिसको हम बोलते हैं एग्जिट टैक्स करके। ट्रस्ट को ये कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है एग्जिट टैक्स, इसको हम बोलते हैं टैक्स ऑन अक्रीटेड इनकम। क्या है ये कॉन्सेप्ट? इन्होंने 3 सिचुएशंस बताई है कि अगर ट्रस्ट ये 3 सिचुएशन में कहीं पे भी फॉल हो जाती है तो ये ट्रस्ट को उस टाइम पे अपनी नेट वर्थ कैलकुलेट करनी है, नेट वर्थ। और वो नेट वर्थ जो आई उस पे ट्रस्ट को हमें टैक्स देना पड़ेगा। अब है ना, पहले कोई ऐसा कॉन्सेप्ट था ही नहीं कि ऐसा एग्जिट टैक्स जैसा। एक अगर तुम्हें लेमैन टर्म्स में समझाओ तो ऐसे समझो, ट्रस्ट बंद हो रहा है, बस एग्जिट हो रहा है ट्रस्ट का। हाँ, अब कब कब ये कॉन्सेप्ट लगेगा वो हम लोगों को देखना है। तो अगर ट्रस्ट का एग्जिट हो रहा है, अगर ट्रस्ट बंद हो रहा है, तो वो टाइम पे हम ट्रस्ट का क्या कैलकुलेट करेंगे? बोलो, नेट वर्थ कैलकुलेट करेंगे ट्रस्ट का। ये नेट वर्थ जो है ना, उसको हम बोलते हैं अक्रीटेड इनकम। और ये अक्रीटेड इनकम मतलब उस पे हम टैक्स लगा देंगे। शॉर्ट में बोलूं तो हम ट्रस्ट के असेट्स देखेंगे, उसमें से लायबिलिटीज माइनस करेंगे, नेट वर्थ मिलेगा और वो नेट वर्थ पे टैक्स आ जाएगा। और सर क्या टैक्स कितना लगेगा? 30% बेसिक टैक्स प्लस फ्लैट 12% सरचार्ज, जो 30% का 12% होगा, एंड प्लस 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। तो आप करोगे तो 30 प्लस 12% प्लस 4% 34.944% आएगा। 34.944% यहां पे आएगा। सो आपको क्या करना पड़ेगा? तो पहले तो ये देखना पड़ेगा कि फर्म, ये ट्रस्ट का नेटवर्थ कितना है, और जो भी नेटवर्थ आया उस पे डायरेक्टली 34.944% लगा दो, खत्म, फ्लैट। ये ट्रस्ट को एडिशनल टैक्स देना पड़ेगा। अच्छा, अब टैक्स ऑन अक्रीटेड इनकम। अक्रीटेड मतलब नेटवर्थ। ये नेटवर्थ कब कैलकुलेट करना है? 3 सिचुएशन में। 3 सिचुएशन में नेटवर्थ कैलकुलेट करो और वो नेटवर्थ के ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा। अब हमें पहले तो ये देखना है कि ये एग्जिट टैक्स का कॉन्सेप्ट कब कब अप्लाई होगा। पहले तो अप्लाई, तो वो 3 सिचुएशन में अप्लाई होगा। अच्छा, 3 सिचुएशन में अप्लाई हुआ। नेटवर्थ, ये नेटवर्थ निकालना है तो कहने से नेटवर्थ निकालने के लिए हमें एक डेट चाहिए होगा, क्योंकि नेटवर्थ तो हर दिन चेंज होती है। तो इसीलिए हमें देखना पड़ेगा स्पेसिफाइड डेट। सो पहले तो हमें सिचुएशन देखनी पड़ेगी कि कब ये प्रोविजन अप्लाई होगा। सिचुएशन, कब कब ये प्रोविजन अप्लाई होगा। अब सिचुएशन जिस दिन आप सिचुएशन आपने देखी कि ये सिचुएशन में अप्लाई होगा, ठीक है। अब क्या करोगे आप? तो उस दिन पे सिचुएशन के केस में पहले तो आप स्पेसिफाइड डेट डिसाइड करो। क्यों स्पेसिफाइड डेट चाहिए अपने को? क्योंकि अभी आपको पता है कि एग्जिट टैक्स लगाना है तो अपने को नेटवर्थ निकालना है, तो नेटवर्थ के लिए अपने को एक डेट चाहिए होगी, तो स्पेसिफाइड डेट। स्पेसिफाइड डेट पे क्या करोगे? नेटवर्थ निकालोगे, नेटवर्थ।
स्पेसिफाइड डेट पे क्या करोगे, नेट वर्थ निकालोगे आप लोग कि कितना नेट वर्थ है, और फिर वही नेट वर्थ पे आप टैक्स लगा दोगे कितना, 34.944%। और लास्ट में अपने को यही नेटवर्थ पे जो टैक्स आया उसका पेमेंट करना पड़ेगा। तो अपना जो डिस्कशन है ना वो टोटल 4 स्टेप्स में जाएगा, बट कब जाएगा, ये 4 स्टेप्स कब आएंगे, जब आप ये 3 सिचुएशन में कवर हो। सो 3 सिचुएशंस बनाई गई है, वो 3 सिचुएशंस अगर ट्रस्ट को एप्लीकेबल हुई तो ट्रस्ट को क्या करना है, अपना नेटवर्थ कैलकुलेट करना है, और वो नेटवर्थ के ऊपर ट्रस्ट को 34.944% टैक्स देना है। अब ये 3 सिचुएशन में ट्रस्ट को नेटवर्थ कैलकुलेट करना है, तो कौन से दिन पे नेटवर्थ, स्पेसिफाइड डेट पे, फिर नेटवर्थ निकालो, फिर नेटवर्थ पे 34.944% लगा दो, एंड फिर आपको टैक्स का पेमेंट करो। तो अपने को ये फ्लो में पढ़ना है। नेटवर्थ निकालना इज वेरी सिंपल, क्योंकि अपना पहले से ही हो चुका है नेटवर्थ निकालना। अपन ने वो 11 UAE करके रूल पढ़ा था, उसमें मैंने आपको सब सिखाया था कि हर एक असेट की वैल्यू क्या क्या लेनी है। तो वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी है, छोटा मोटा डिफरेंस आएगा, वो पढ़ लेंगे। सो इट विल नॉट टेक मोर देन 30 मिनट्स। तो ये अपन कल कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। 2 सम्स मैंने करवाए, वो सम्स देख लो बस अच्छे से, उसमें काफ़ी सारे आपके पॉइंट्स कवर हो जाते हैं। चलो मिलते हैं कल, बाय बाय फ्रेंड्स।